सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक को, जहां से आपको 1 से 2 सवाल मिनिमम देखने को मिलेंगे इन योर नीट एग्जामिनेशन। यानी इस लेक्चर से ही आपका मिनिमम 4 नंबर का काम आ रहा होगा आपके नीट के पेपर में एकदम डायरेक्टली। तो आपको यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल की स्पेशलिटीज के बारे में जानना है। सबसे पहले आई शो यू अ डायग्राम, जहां पर मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स बता रहा हूंगा और आपको मेजॉरिटी चीजें, लगभग 90% चीजें उस एक डायग्राम से ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद हम उस डायग्राम में जितने भी हमने स्पेसिफिकेशंस शो किए होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, उनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे, जिससे कि अगले लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक सेल की ओर बढ़ सके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर सके, क्लोरोप्लास्ट की बात कर सके, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर सके, सिलिया फ्लैजेला की बात कर सके, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम की बात कर सके, न्यूक्लियस क्रोमोसोम की बात कर सके, माइक्रोबॉडीज की बात कर सके, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिनका हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो आज प्रोकैरियोटिक सेल को अगर आप डिटेल में समझ गए तो आपकी एक क्वेश्चन की श्योरिटी यहीं से आपको मिल जाएगी। एंड जितने क्वेश्चंस मैं आपको एंड में कराऊंगा, आई विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। उन क्वेश्चंस में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ जाएगा। देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस। तो आराम से, इत्मीनान से जो मैं कराता जा रहा हूं वो करते चले जाइएगा, पढ़ते चले जाइएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर इंपॉर्टेंट लेक्चर। सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, तो इसको बहुत आराम से, बहुत गौर से हम लोग देखने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत एक डायग्राम से करेंगे। दिस इज अ डायग्राम जहां हमने प्रोकैरियोटिक सेल का एक फिगर बनाया हुआ है। कल मैंने आपको बताया था, यानी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर फंडामेंटली सिमिलर। आप दुनिया का कोई भी प्रोकैरियोट उठा लीजिए, उसका सेल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। कुछ डिफरेंसेस होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे प्रोकैरियोट्स में भी आपके यू बैक्टीरिया अलग हैं, आर्की बैक्टीरिया अलग हैं, माइकोप्लाज्मा थोड़ा बहुत अलग सेंस में डिफरेंट है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोकैरियोट्स, लेकिन फंडामेंटली अगर आप इनको देखें तो मोटा मोटा इनका सेल एक जैसा ही होता है, क्योंकि इन सब में ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, 70s राइबोसोम्स हैं। तो मोटा मोटा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर सा होता है। वही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है। एंड मान के चलिए यहां पर आपको वो हर चीज देखने को मिल जाएगी जो प्रोकैरियोट्स में होती है। 90% कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको यहीं पर मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस वन डायग्राम। तो इस एक डायग्राम को हमें घोट कर पी लेना है मेरे दोस्त। एक एक चीज को हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से समझने वाले हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की आउटलाइन यानी बाउंड्री तैयार करते हैं। तो मैंने यहां पर क्या की भैया, एक आउटलाइन तैयार कर ली। ये ब्लू कलर वाली मैंने एक आउटलाइन तैयार कर ली। ये जो ब्लू कलर की आउटलाइन है, यानी अंदर वाली जो लेयर है, क्या मैं इसे सेल मेम्ब्रेन कह सकता हूं? कह सकता हूं। और इसके जस्ट बाहर एक लेयर जो मैं तैयार कर रहा हूं, इसके बाहर वाली लेयर को क्या मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मैं सेल वॉल कह सकता हूं। बिल्कुल गुरुजी, सेल वॉल कह सकते हैं। प्लांट में भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट था। एनिमल में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। हमारे सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट के केसेस में आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के केस में भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगी। द एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ जो है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। वो आपका अलग एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें यह डिफरेंस है। अदरवाइज आप अधिकतर बैक्टीरिया में देखेंगे, अधिकतर प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। तो मेजॉरिटी केसेस में सेल वॉल मिलती है, इसीलिए हमने यहां पर सेल वॉल बना ली है। अब ये है ब्लू कलर वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये है ग्रीन कलर वाली आपकी सेल वॉल। इसके अंदर ये जो काला काला स्पेस है, तुरुरु तुरुरु काला, जो यहां पर आपका समझ लीजिए बीच में जगह भरने के लिए हमने कुछ डाला हुआ है, दिस इज साइटोप्लाज्म, जो कि कैसा होगा? सेमी फ्लूइड होगा, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होगा। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये काला काला स्पेस यहां पर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। गुरुजी ये बातें तो हमें पहले से पता थी। बिल्कुल, ये बातें हमें पहले से आइडिया था इनका, यही बातें हमने यहां पर रिवाइज की हैं। तो देखिए, ये है अंदर सेल मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है। जैसे यहां पर देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, इसने भैया फ्लैजेला बना दिया। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, इसने क्रोमेटोफोर बना दिया। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, इसने आपका लेमेली जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इरेगुलर सा गोल मटोल वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो सेल मेम्ब्रेन है
अंदर और बाहर की साइड फोल्ड हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तभी तो फोल्ड हो पा रही है। अगर ये रिजिड होती, अगर ये सेल वॉल की तरह, दीवार की तरह रिजिड होती, अंबुजा सीमेंट की बनती, तो मेरे भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी दिखा पाती। ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दुनिया की हर सेल मेम्ब्रेन, मैं सिर्फ बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा, सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। चाहे मैं बैक्टीरिया की बात करूं, चाहे मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, चाहे मैं फंगस की बात करूं, चाहे मैं किसी प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, चाहे मैं किसी एनिमल की सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, अगर मैं दुनिया में कहीं भी मेम्ब्रेन शब्द इस्तेमाल करता हूं, वो मेम्ब्रेन पक्का प्रोटीन और लिपिड की बनेगी। अब इनका परसेंटेज वेरी कर सकता है, कहीं प्रोटीन ज्यादा लिपिड कम, कहीं लिपिड ज्यादा प्रोटीन कम, कहीं प्रोटीन लिपिड लगभग लगभग बराबर से। द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कैन वेरी, लेकिन दुनिया की हर मेम्ब्रेन बनेगी प्रोटीन और लिपिड की। प्रोटीन और लिपिड तो होंगे ही होंगे, अगर लिपिड और प्रोटीन नहीं हुए तो आप मेम्ब्रेन नहीं बना सकते। ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है मेम्ब्रेन बनाने के लिए। और इनमें से जो लिपिड बाबू है, ये क्या है मेरे भाई? ये आपका फ्लेक्सिबल है, ये फ्लूइडी होता है नेचर में, इसे क्वासी फ्लूइड कहते हैं। आगे चल के जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा यूकैरियोट्स में, अगले ही लेक्चर में, तो आपको और डिटेल में क्लैरिटी आएगी। ये जो आपका लिपिड है, इट इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, बहता है। और कोई चीज जो फ्लूइड है, जो बहती है, क्या वो किसी भी चीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल करेगी। जब आपका सेल है, जब ये सेल डिवाइड करता है फुचुक करके, तो मेरे भाई यहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी तो स्क्वीज हो रही है, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी किसने दी? एक सेल से दो सेल बनाने के लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन दबी, ये किसने दबाई? ये किसने इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की? सेल मेम्ब्रेन ने। जब एक एनिमल का सेल बड़ा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो मेरे भाई इस सेल को ग्रोथ कराने के लिए बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे पा रहा है? सेल मेम्ब्रेन दे पा रहा है। समझ लीजिए ये दो सेल है, ये पास पास आए, गोल मटोल से सेल पास पास आए, अभी आसपास आके ना जंक्शन बना लेते हैं, ऐसे 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 फिंगर लाइक जंक्शन बना लेते हैं। समझ लीजिए पहले सेल ऐसे थे, पहले सेल ऐसे थे, ये है टॉय टॉय, ये दो सेल है। अब आसपास आकर के इन सेल्स को लगा कि भैया एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती कर लेनी चाहिए, लेट्स मेक सम जंक्शंस। तो ये जो सेल है, इन्होंने कुछ ऐसे 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 जंक्शंस बनाने शुरू कर दिए। अगर इन सेल्स ने ऐसे 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 जंक्शंस बनाने शुरू कर दिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो ये जो आपके जंक्शंस हैं, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही बने होंगे? किसी और तरीके से बन सकते हैं ये? नहीं सर, नहीं बन सकते। खुद बताओ यार। ये आपकी नॉर्मल आपकी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही थी, एकदम प्लेन सी। ये अगर अपने अंदर बदलाव लेकर के आएगी, ये अगर अपने अंदर बदलाव लेकर के आएगी, इस हिसाब से एक्सटेंड अगर हो जाएगी, अपने आप को स्ट्रेच कर लेगी, तो ये किस वजह से स्ट्रेच कर सकती है? खुद सोच के देखिए ना। जब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का जो दारोमदार है, ये हमेशा किसके कंधे पे रहता है? मेम्ब्रेन के कंधे पे रहता है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जबकि सेल वॉल जो है, ये आपकी रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में आपको रिजिड सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे जोकर हमें अलग अलग भेस बना करके हंसाता है, उसी प्रकार से ये जो माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि इसके ऊपर एक रिजिड सेल वॉल नहीं है, तो ये भी अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इसीलिए इसे जोकर कहा, क्योंकि ये भी भेस बदल सकता है। एंड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा? क्योंकि मेरे दोस्त पहले माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये सब प्लांट ही थे, दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो कैरोलस लिनियस साहब ने दी थी। पहले इन सबको प्लांट माना जाता था, बाद में इन्हें अलग अलग किंगडम में प्लेस किया गया। पहले फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे प्लांट में ही इंक्लूड किए जाते थे, इसीलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कह दिया, इसे कह दिया दूसरा प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्ट्रक्चर। तो ये अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ये बार बार अपना भेस बदल लेते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल है ही नहीं, रिजिड सेल वॉल नहीं है, तो स्ट्रक्चर अपना चेंज करते रहेंगे। सेम बात हमने यहां पर देखी। तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल, सेल वॉल रिजिड। ये सेल वॉल बनेगी किसकी मेरे भाई? ये जो सेल वॉल है, दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें अलग अलग चीजों की देखने को मिल रही होगी। जैसे अगर आप यहां पे आर्की बैक्टीरिया की बात करें, एंड अगर आप यहां पे यू बैक्टीरिया की बात करें, तो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, ये बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो पेप्टाइड का साउंड आ रहा है, यानी अमीनो एसिड की। ग्लाइकन, ग्लाइको यानी शुगर का साउंड आ रहा है, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसेकेराइड की। तो पेप्टिडोग्लाइकन को प्यार से क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। तो म्यूरिन की आपकी सेल वॉल बनती है यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में किसकी बनेगी मेरे बंधु? सूडोम्यूरिन की बनेगी।
सूडोम्यूरिन की बन जाएगी। गुरुजी ये बात भी हमको समझ में आ गई, म्यूरिन और सूडोम्यूरिन की सेल वॉल बनती है। कोई पूछ ले कैसी सेल वॉल बनी, म्यूरिन और सूडोम्यूरिन की बनी। ठीक है, ये हम लोगों ने ठीक तरीके से देख लिया है। ऑलराइट, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। अब इसके अंदर की साइड क्या पाया जाएगा मेरे भाई, इसके अंदर की साइड पाया जाएगा आपका क्या, साइटोप्लाज्म। यहां पर ये जो काला काला स्पेस बचा है इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम साइटोप्लाज्म कह देंगे, विच इज सेमी फ्लूइड इन नेचर। गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिसे सेमी फ्लूइड हम लोग कह रहे होते हैं। अब जब भी आप किसी सेल की बात करते हैं तो सेल में आपका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी होती है। जैसे हमारे अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, लेकिन वो वेल पैक्ड है। हमारे सेल्स हैं, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक है तो हमारे सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा। न्यूक्लियस में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होंगे एंड इन क्रोमोसोम्स के अंदर पैक कर रखा है हमने डीएनए। यहां पर क्या होता है, इन दीज बैक्टीरियाज आपके ये प्रोकैरियोटिक होते हैं तो वेल डिफाइंड यहां पर डीएनए तो है नहीं, वेल डिफाइंड यहां पर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो डीएनए क्या है आपका खुल्लम खुल्ला पाया जा रहा है, क्योंकि इसको आपका एनक्लोज करने के लिए कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, यहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं है यहां पर, तो ये एकदम सेल के अंदर खुला खुला पड़ा हुआ है। पर क्या सर ये रैंडमली कहीं पे भी पाया जा सकता है, ये जो है घूम घाम के यहां पर जा सकता है? नहीं, इसको एक जगह दे दी जाती है। यहां पर इसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको पैक करने में हेल्प कर रहे होते हैं, इसको यहीं बांध के रखते हैं। तो ये डीएनए है जो कि आपका कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। दो धागे देखने को मिल रहे हैं आपको ऑरेंज कलर के, तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दो स्ट्रैंड है और सर्कुलर सा डीएनए है, इसको हमने यहां पर देखा एंड इसके साथ एसोसिएटेड है कुछ प्रोटीन्स। तो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए में होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, जो फॉस्फेट है वो इसे नेगेटिवली चार्ज बना देता है। फॉस्फेट का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, PO4 3 नेगेटिव। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट जो डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज चीज को अगर आप पैक करना चाहते हैं तो किसकी मदद से कर पाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव की दोस्ती करा दीजिए। ये दोनों वैसे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो अगर ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं पॉलीअमीन प्रोटीन्स के साथ लिंक कर दूंगा। पॉलीअमीन्स, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे। अमीन्स यानी यहां पर कई सारे अमीनो ग्रुप होंगे जो कि प्लस चार्ज लेकर बैठे हैं, पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठे हैं। तो ये क्या करता है, इट स्टेबलाइजेज एंड बाइंड्स डीएनए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज था, पॉलीअमीन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज थे, तो इन नेगेटिव पॉजिटिव की दोस्ती हो जाती है और यहां पर ये जो गोल मटोल डीएनए है एक जगह पर लगभग लगभग फिक्स हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो गोल मटोल डीएनए है, जब हमने इसको प्रोटीन के साथ पैक करके एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियोइड हो गया, या इसे हमने जीनोफोर भी कह दिया, या इसे हमने बैक्टीरिया का सिंगल क्रोमोसोम भी कह दिया, जो कि आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। इसको हम स्टेबलाइज करते हैं आपके पॉलीअमीन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके। तो यहां डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, जो कि देख के ही पता लग रहा है, दो स्ट्रैंड है आपका, एक ये ऑरेंज वाला, एक ये दूसरा ऑरेंज वाला जो इसके साथ बाइंड कर गया है। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, बाइंडेड विद पॉलीअमीन प्रोटीन्स। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीअमीन प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। हिस्टोन प्रोटीन्स आप आगे देखेंगे, ये यूकैरियोट्स की पहचान है। यूकैरियोट में बड़ा डीएनए होता है, उसको बढ़िया तरीके से पैक करने के लिए हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, तो वहां हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी NHC प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये जो आपके प्रोटीन्स हैं लोअर लेवल के होते हैं, इन्हें पॉलीअमीन प्रोटीन्स कहा जाता है। तो यहां पॉलीअमीन प्रोटीन्स होंगे जो कि डीएनए के साथ बाइंड करके बढ़िया तरीके से इसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो एक गोल मटोल डीएनए जो इस जगह पर पाया जा रहा है, इसे न्यूक्लियोइड कह दिया, जीनोफोर कह दिया, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया कह दिया, या फिर इसे कह दिया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए या मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ये 5 नाम हमने इसको दे दिए, जहां नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक कर रखा है पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमीन प्रोटीन्स के साथ। अब ये मेन डीएनए है, मैंने बोला मेन डीएनए है या सिंगल क्रोमोसोम है। एक्चुअल में इट इज नॉट क्रोमोसोम, बस प्यार से बोल दिया है कि हाँ भैया ठीक है तुम्हारे पास भी एक क्रोमोसोम। अब मेरे दोस्त, ये जो आपका बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, इसके अलावा भी डीएनए के छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं कई बैक्टीरियाज में। जरूरी नहीं सब में हो, पर कई बैक्टीरियाज में छोटे छोटे रिंग अलग से भी पाए जाते हैं। ये जो आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, यहां भी आपका डबल स्ट्रैंड देखने को मिला,
एंड सर्कुलर डीएनए देखने को मिला। ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है आपके इस मेन डीएनए से हटके, इस मेन डीएनए से अलग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह रहे होते हैं। और प्लाज्मिड की पहचान तो आप आसानी से कर लोगे। कैसे? क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है वो इनके स्ट्रक्चर में ही छुपी हुई है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? सर एक स्ट्रैंड छोटा गोला, दूसरा स्ट्रैंड बड़ा गोला, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड है। क्या ये गोल मटोल है? क्या ये सर्कुलर है? सर्कुलर है। क्या ये मेन क्रोमोसोम, इसको हमने मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया कह दिया था, क्या ये मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है ये डीएनए? बिल्कुल। तो क्या इसे कह दिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मेन क्रोमोसोम से अलग है ये? बिल्कुल सर। तो क्या मेरे भाई ये जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, मेन क्रोमोसोम से हटके पाया जा रहा है एक्स्ट्रा? बिल्कुल। क्या ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है? बिल्कुल। और क्या ये मेन डीएनए से छोटा है? बिल्कुल गुरुजी, मेन डीएनए से छोटा है। ये आपका प्लाज्मिड है। अब मेरे भाई ये जो प्लाज्मिड है इसकी एक बात और बहुत खतरनाक होती है जो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगा। दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज बनाना, एंड इनको अपनी कॉपी बनाने के लिए, इनको रेप्लिकेट करने के लिए मेन डीएनए की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। समझ लीजिए यहां पर कोई आपका डीएनए का टुकड़ा है, यहां पर कोई डीएनए का टुकड़ा है। मैं चाहता हूं कि ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट कर जाए। मैं चाहता हूं ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर जाए, क्योंकि जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो ये छोटा सा जो डीएनए का टुकड़ा है ये भी आपका रेप्लिकेट कर जाएगा। इसकी भी मुझे कॉपी बनानी थी, ये भी आपका क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। करेक्ट। ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो मेरा जो जीन है यहां पर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। मैं इस डीएनए के छोटे से पिंक टुकड़े को अगर रेप्लिकेट कराना चाहता हूं, इसकी कॉपीज बनाना चाहता हूं, तो मैं इसको प्लाज्मिड में डालूंगा, यहां डालूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई ये बड़ा डीएनए है, इसको रेप्लिकेट करने में टाइम लगेगा, तो मेरा जो आपका जीन है, जो डीएनए है जिसकी मैं कॉपीज बनाना चाह रहा हूं, इसमें भी वक्त लगेगा। भाई समझ लीजिए मैंने अपने जीन को एक ऐसी गाड़ी में बैठा दिया है जो कि बहुत स्लो है, 10 घंटे में पहुंचाएगी मंजिल तक, और मैंने दूसरी गाड़ी में बैठा दिया जो सुपर फास्ट है, 1 घंटे में पहुंचा देगी। तो मैं उसमें बैठाना प्रेफर करूंगा ना जो 1 घंटे में पहुंचा देगी, जल्दी काम हो जाएगा। यहां पर काम जल्दी हो रहा है। भाई ये बड़ा डीएनए है, इसमें अगर मैंने अपना पसंदीदा डीएनए घुसेड़ भी दिया कुछ कुछ करके, तो इस बड़े डीएनए को रेप्लिकेट होने में खूब टाइम लगेगा। जब बैक्टीरिया सेल डिवीजन करेगा तब जाके डीएनए की कॉपी बनेगी, तब जाके मेरा जो ये छोटा सा टुकड़ा है ये भी रेप्लिकेट करेगा साथ साथ में। जब पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा तब ये छोटा टुकड़ा भी रेप्लिकेट करेगा। ये डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं यहां डाल देता हूं प्लाज्मिड में अपने डीएनए का टुकड़ा, तो प्लाज्मिड तो खुद ही रेप्लिकेट कर लेते हैं, अपनी मनमर्जी से कभी भी रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो ये फटाक से रेप्लिकेट कर गया, मेरे पास कॉपी मिल गई। फिर ये फटाक से रेप्लिकेट कर गया, एक और कॉपी मिल गई, एक और कॉपी मिल गई। मल्टीपल कॉपीज आपको मिलती रहेंगी। बैक्टीरिया को सेल डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, कभी भी रेप्लिकेट कर जाते हैं, मन आया रेप्लिकेट कर गए। यस, तो दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ये पॉइंट इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्ट, कि यहां पर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलती है प्लाज्मिड की। तो किसी भी डीएनए के टुकड़े की यानी जीन की अगर आपको कॉपीज बनानी है उसे प्लाज्मिड में डाल दीजिए। यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, 3 प्लाज्मिड में पहुंचा दिया। तीनों प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेंगे, सीधा सीधा आपकी 3 नई कॉपीज बन गई। फिर उनको भी आप रेप्लिकेट करा सकते हो, एंड सो ऑन, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। कई ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें 100 प्लाज्मिड होते हैं, तो आप एक छोटे से डीएनए के टुकड़े की 100 कॉपीज बना सकते हो। यहां अगर आप मेन डीएनए को रेप्लिकेट कराओगे 1 से 2 ही कॉपी बनेगी। प्लाज्मिड में बहुत सारी कॉपीज आसानी से बना सकते हो। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है, प्लाज्मिड का खूब इस्तेमाल किया जाता है, सिंस इट इज रेप्लिकेटिंग इन एन इंडिपेंडेंट फैशन। ये हमने डीएनए की बात की। यानी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल, सेल वॉल रिजिड, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की बनती है, एंड अगर आप बात करें साइटोप्लाज्म की तो ये सेमी फ्लूइड होगा। ये हमने बाउंड्रीज की बात कर ली थी और अंदर के मसाले की बात कर ली थी। अगर मेरे दोस्त मैं यहां पर बात करता हूं डीएनए की, तो मेन जो डीएनए है इसे बोला मेन क्रोमोसोम, इसे बोला जीनोफोर, या फिर इसे बोला न्यूक्लियोइड, या इसको बोला सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। और मेरे दोस्त इसको हमने पैक कर दिया क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को हमने पैक कर दिया विद द हेल्प ऑफ पॉलीअमीन प्रोटीन्स।
अब इस मेन डीएनए के अलावा, इस मेन क्रोमोसोम के अलावा जो पाए जा रहे हैं छोटे छोटे गोल मटोल डीएनए के टुकड़े, इन्हें कहा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इन्हें कहा हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या इनको हमने कह दिया प्लाज्मिड्स, जिनकी मल्टीपल कॉपीज देखने को मिल सकती हैं इन बैक्टीरिया, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ये आपने प्लाज्मिड में देखा। इनमें कई ऐसे जीन्स होते हैं जो कि यहां नहीं होते, यहां कई स्पेशल जीन्स भी पाए जाते हैं, जैसे जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एबी रेजिस्टेंस बोले तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब समझ लीजिए कोई एंटीबायोटिक है, कोई दवाई है, ये बैक्टीरिया है, इसको मारने के लिए मैंने कोई दवाई छिड़क दी इसके ऊपर, हो सकता है ये बैक्टीरिया उस दवाई से बच जाए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है आपके यहां पर प्लाज्मिड के पास। तो प्लाज्मिड क्या करता है, समझ लीजिए ये बैक्टीरिया है, मैंने इसके ऊपर एक दवाई छिड़की क्लोरमफेनिकोल नाम की। अब मैं क्लोरमफेनिकोल नाम की दवाई छिड़क रहा हूं बैक्टीरिया को मारने के लिए। ये जो आपका जीन है यानी डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, ये कोई ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कि क्लोरमफेनिकोल से लड़ ले, जो क्लोरमफेनिकोल के इफेक्ट को निल कर दे। क्लोरमफेनिकोल, अच्छा मुझे मारने आई हो, ये लो, धूम 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 धूम, खत्म कर दिया भाई, क्लोरमफेनिकोल से बचा लिया बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से, क्लोरमफेनिकोल से रेजिस्टेंट हो गया। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। तो जो प्लाज्मिड है मेरे भाई, मेरे बंधु, ये जो प्लाज्मिड है बहुत काम की चीज है। ये अलग अलग फिनोटिपिक कैरेक्टर्स दे सकता है, यानी अलग अलग चीजें बैक्टीरिया में तैयार कर सकता है, स्पेशल फीचर्स, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ना, इसी प्रकार से और अलग अलग फीचर्स ये प्रदान कर सकता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रदान कर सकता है, जिससे बैक्टीरिया में चेंजेस दिखाई दे। फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब बैक्टीरिया की अपीयरेंस में भी चेंज आ जाए। समझ लीजिए मेरे भाई, क्लोरमफेनिकोल नाम की दवाई आई और यहां पर क्लोरमफेनिकोल से बैक्टीरिया को बचाने के लिए मेम्ब्रेन को टाइटली लॉक कर दिया कि क्लोरमफेनिकोल अंदर ही ना आ पाए, दवाई अंदर ही नहीं आ पाएगी सेल के, तो मारेगी कैसे? तो चेंजेस आए ना बैक्टीरिया में, ये फिनोटिपिक चेंजेस कैसे आए? पी फॉर फिनोटिपिक चेंजेस, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं। वो कौन करता है? वो आपका प्लाज्मिड करवा सकता है, इसमें इतनी ताकत होती है। तो ये डीएनए की बात हो गई, ये आपकी किसकी बात हो गई? डीएनए की बात हो गई। फिर हमने कहा भैया राइबोसोम। अब देखिए, अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम खुले खुले भी पाए जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जा सकते हैं 70s राइबोसोम। जो 80s राइबोसोम है मेनली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे चिपक जाए तो रफ अपीयरेंस आ जाती है। जैसे समझ लीजिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां अगर राइबोसोम पाए नहीं जा रहे हैं तो स्मूथ अपीयरेंस है, और कहीं अगर राइबोसोम पाए जा रहे हैं तो ये दानेदार अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, दरदरी सी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। इसे कहते हैं रफ अपीयरेंस। तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ अपीयरेंस। तो ये जो राइबोसोम है ना, इन्हें कई बार बैठने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये यूकैरियोट्स में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे बैठ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में कहां बैठेंगे? ये आपके यूजुअली सेल मेम्ब्रेन पे बैठ जाएंगे, और कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं। यहां तो भैया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे बैठ गए, यहां आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है ही नहीं, ना न्यूक्लियोइड पे कोई मेम्ब्रेन है, ना प्लाज्मिड पे कोई मेम्ब्रेन है, ना इंक्लूजन बॉडी पे कहीं कोई अलग से मेम्ब्रेन का कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ, कोई ऐसा गोला नहीं बना हुआ कि भैया ये अलग से कंपार्टमेंट है। यहां देखो ये मेन जो सेल मेम्ब्रेन है यही खिंची हुई है, यहां देखो मेन जो सेल मेम्ब्रेन है यही खिंची हुई है, यहां देखो मेन जो मेम्ब्रेन है यही खिंची हुई है। आपका अलग से कोई मेम्ब्रेन का कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ, तो अलग से नहीं बैठ पाएंगे राइबोसोम। कहां बैठाना पड़ेगा इनको? हमें बैठाना पड़ेगा मेन इलाके पे ही, मेन अड्डे पे ही, दैट इज ऑन द मेन सेल मेम्ब्रेन। तो आपका 70s राइबोसोम है जो 50s और 30s सब यूनिट का मिलकर बनता है, इसको हमने कहां बैठा दिया? इसको हमने बैठा दिया आपकी मेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये हमने देखा, करेक्ट, ये हम लोगों ने देख लिया। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा, हो ही नहीं सकता कि सवाल ना आए। 3 चीजें बता रहा हूं, 3 चीजों में से एक पे सवाल आएगा, या 4 चीजें मान लो भैया, 4 चीजों में से एक पे सवाल आएगा ही आएगा। अब है प्रोकैरियोट की स्पेशलिटीज। मीजोजोम पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे, एंड आपके सरफेस स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या क्या पाया जा सकता है, जैसे आपका फ्लैजेला पाया जा सकता है, फिम्ब्रे पाए जा सकते हैं, पिलाई पाए जा सकते हैं। इनमें से एक सवाल गारंटीड पेपर में रखा है,
चारों में से किस पे आएगा ये नहीं अभी कह सकते, लेकिन चारों में से एक पे आएगा ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। आराम से सुनिएगा एक एक चीज। ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, जैसी हमारी बात हुई थी, तो ये फ्लेक्सिबल हो सकती है लंबी ट्यूब की फॉर्मेट में, अंदर की साइड फोल्ड हो सकती है, इसे कहा जाता है इनफोल्डिंग। अंदर की साइड फोल्डिंग तो इनफोल्डिंग, बाहर की साइड फोल्ड हो रही होती है सेल वॉल को फाड़ के तो आउटफोल्डिंग इसे कह देते हैं, इनफोल्डिंग हो रही है, या इसे इनवेजिनेशन भी कहते हैं। अंदर की साइड है इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन, ट्यूब्यूल की फॉर्मेट में यानी ट्यूब की फॉर्मेट में आपकी इनफोल्डिंग, या गोल मटोल आपकी पैकिंग हो रखी है यहां पर तो गोल मटोल वेसाइकल के फॉर्मेट में, या फिर आपका इररेगुलर सा स्ट्रक्चर है ये आपके लैमेला के फॉर्मेट में आपको देखने को मिले, लैमेला के फॉर्मेट में आपको देखने को मिले। लैमेला माने इररेगुलर सा स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड इनफोल्ड हो सकती है ट्यूब्यूल की फॉर्मेट में भी, वेसाइकल की फॉर्मेट में भी, एंड आपके लेमेला के फॉर्मेट में भी। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। ये जो इनफोल्डिंग हुई है सेल मेम्ब्रेन की इसे हम क्या कहते हैं प्यार से, मीजोजोम कहते हैं। ये जो तीनों प्रकार की इनफोल्डिंग हुई है इनको मिला करके हम लोग क्या कह देते हैं, मीजोजोम कह देते हैं। जब मेम्ब्रेन सेल के अंदर की साइड साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्ड हो जाए, या तो ट्यूब की फॉर्मेट में, या वेसाइकल की फॉर्मेट में, या इररेगुलर लैमेली की फॉर्मेट में, इसको हमने क्या कह दिया, मीजोजोम कह दिया। करेक्ट। तो ये जो ट्यूब है मेरे दोस्त, ये जो यहां पर आपको ट्यूब देखने को मिली है ना, ये क्या कर रही होती है, ये ट्यूब अलग अलग काम कर रही होती है। ये डीएनए की रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। ये जो आपकी वेसाइकल है ये गोल मटोल है, ये चीजों की पैकेजिंग में हेल्प करती है, चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। समझ लीजिए सेल वॉल बनानी है तो मेम्ब्रेन के थ्रू सेल वॉल बनाने का सामान बाहर की साइड सप्लाई कर देगी। यस, और ये जो लेमेली है ये सरफेस एरिया खूब बढ़ा देती है, तो सरफेस एरिया खूब बढ़ा देगी तो इसमें अच्छे खासे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो जाएंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, उसका सरफेस एरिया बहुत होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा इसीलिए चाहिए जिससे हम ज्यादा एनर्जी बना पाए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ही एनर्जी क्यों बनती है, वही रिएक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो यहां पर ये जो लेमिनी है ये सरफेस एरिया बढ़ाएगी तो ये एनर्जी बनाने का काम करेगी, यानी रेस्पिरेशन का काम करेगी। तो जो काम यूकैरियोट में एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम प्रोकैरियोट में एम फॉर मीजोजोम करेगा, सेम काम रेस्पिरेशन का। ये जो गोल मटोल वेसाइकल है, गोल मटोल थैला जो है, इसमें चीजों की पैकेजिंग करके भेजी जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ये डीएनए की रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। कैसे, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा जब मैं आपको मीजोजोम पढ़ाऊंगा। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें इलेबोरेट करूंगा कि हाउ मीजोजोम हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करने वाला होगा तो डीएनए बनेगा और आपका 2 कॉपीज उसकी बन जाएंगी, तो इनको बना के सेपरेट कैसे करना है, 2 अलग अलग बैक्टीरिया में कैसे बांटना है, वो काम ये देखता है। तो मीजोजोम हो जाएगा। उसके बाद है क्रोमेटोफोर। नाम में घुस जाओ मेरे भाई, क्रोमा, क्रोमा माने कलर, और फोर का मतलब होता है डंडा, यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो ये आपका फोर है, डंडे जैसा स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर अलग अलग क्या लगे हुए हैं, पिगमेंट लगे हुए हैं, बिकॉज आपके कलरफुल ही होते हैं पिगमेंट। तो क्रोमा का मतलब है कलर, यानी यहां पिगमेंट पाए जाएंगे, और पिगमेंट पाए जाएंगे तो इस क्रोमेटोफोर का काम क्या है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का काम है। अलग अलग पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी हिसाब से आपका फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। तो क्रोमेटोफोर भी क्या है, ये भी आपकी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है मीजोसोम की तरह ही, और ये आपके डंडे जैसी यानी ट्यूब जैसी इनफोल्डिंग है जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही होती है। तो क्रोमेटोफोर किस में हेल्प करेगी, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर आपको इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज भी आपकी एकदम स्पेशल चीज है प्रोकैरियोट्स की। इंक्लूजन बॉडी मतलब यहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही है आपको, देखो मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो प्रोकैरियोट में पाई ही नहीं जाती। इंक्लूजन बॉडी मतलब एक जैसा जो सामान है वो एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया, उसका ग्रुप बना दिया। जैसे ऑरेंज कलर का सामान था उसका यहां पे ग्रुप बना दिया, ब्लू कलर का सामान था यहां पे ग्रुप बना दिया, व्हाइट कलर का सामान था यहां पे ग्रुप बना दिया। एक जैसी चीजों का झुंड बना के हमने एक बॉडी बना दी है, मेम्ब्रेन नहीं है उसके ऊपर, इकट्ठा कर दिया एक जैसा सामान एक जगह पर। दीज आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। तो यहां पर ये स्टोरेज का काम करती हैं, अलग अलग चीजें स्टोर कर रही होती हैं। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल क्या करेगा, फॉस्फेट स्टोर करेगा।
ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन स्टोर करेगा। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन, साइनो बैक्टीरिया से याद करो, साइनोफाइसियन, सयान का मतलब था ब्लू, तो वो पिगमेंट स्टोर करेगा। पिगमेंट स्टोर करेगा यानी फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर सकता है। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो पिगमेंट यहां भी स्टोर हो सकते हैं। तो ग्लाइकोजन स्टोर करेगा तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट आयन स्टोर करेगा फॉस्फेट ग्रेन्यूल, एंड मेरे भाई पिगमेंट स्टोर करेगा ब्लू कलर वाले, तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी इनको कहा जा सकता है। ये स्टोरेज का ही काम करती हैं, इन्हें इंक्लूजन बॉडीज कहा। कोई मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं होती, फ्रीली ये सेल में पाई जाती हैं क्योंकि कोई मेम्ब्रेन इनके पास नहीं। दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। एंड चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई आपका सरफेस स्ट्रक्चर। या तो मेरे भाई आपका फ्लैजेला पाया जाएगा बैक्टीरिया में जब मेम्ब्रेन बाहर की साइड फोल्ड हो जाएगी, एंड आपके और भी स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं जैसे फिम्ब्रे वगैरह पाए जा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है एनसीईआरटी में, वो भी हम लोग क्रैक करेंगे रिलेटेड टू फ्लैजेला, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना, यानी हम लोगों ने क्या देखा, मोटा मोटा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बनाई, उसके ऊपर सेल वॉल बनाई, अंदर की साइड हमने साइटोप्लाज्म भर दिया। डीएनए की बात करें तो मेन डीएनए है आपका न्यूक्लियोइड, जिसे जीनोफोर भी कहा, जिसे मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया भी कहा, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, मेन डीएनए भी अलग से कह दिया। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, इसको हमने प्लाज्मिड कह दिया। उसके अलावा राइबोसोम है 70S जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड किए हुए हैं। देन आफ्टर हमने मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग देखी, ये मीजोसोम भी हो सकती है, यानी कि आपका ट्यूब्यूल, वेसाइकल और लेमेले की फॉर्मेट में भी हो सकती है। ये आपकी क्रोमेटोफोर भी बना सकती है जहां पिगमेंट बाइंडेड होंगे। इंक्लूजन बॉडीज भी हो सकती हैं जहां फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो सकते हैं, एंड उसके अलावा सरफेस स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं जहां फ्लैजेला, फिम्ब्रे और पिलाई हमें देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी इतना टाइम हमने ले लिया है लेकिन सिर्फ बेसिक एस्पेक्ट पढ़े, अभी हमने किसी भी चीज को ढंग से छुआ भी नहीं है, अभी हमने टेक्निकली ये टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे मेरे भाई। अभी तो वी हैवंट स्टार्टेड दिस टॉपिक, अभी तो नंबर 1 आपको ये पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में बात होगी, फिर जाके न्यूक्लियोइड की बात होगी, प्लाज्मिड की बात होगी, फिर जाके मीजोसोम की बात होगी, फिर इंक्लूजन बॉडीज की बात होगी, क्रोमेटोफोर की बात होगी, फिर सरफेस स्ट्रक्चर में फ्लैजेला की बात होगी, फिर फिम्ब्रे की बात होगी, फिर जाके आपके पिलाई की बात होगी। उसके बाद जाके एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोकैलिक्स, तो उस ग्लाइकोकैलिक्स की भी बात होगी, यानी हम सेल एनवेलप की बात करेंगे। अधिकतर बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल है ना, इसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको शब्द इज ऑलवेज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, एंड कैलिक्स का मतलब होता है बाहर की लेयर यानी कोट, यानी इस सेल वॉल के ऊपर भी एक कोट होता है बैक्टीरिया में, अधिकतर प्रोकैरियोट्स में होता है, मोस्टली बैक्टीरियाज में होता है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो एक पूरी की पूरी सेल एनवेलप बन जाती है। अगर ये सेल है, इसके ऊपर एक पूरा एनवेलप बन गया है जहां सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है और सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स भी है, ये 3 लेयर का एनवेलप बन जाता है। इसको भी हम लोग फिर पढ़ेंगे, तब जाके प्रोकैरियोटिक सेल पूरा होगा। अपने आप में एक महान टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। यस, आइए मेरे दोस्त एक एक करके चीथड़े उड़ा लेते हैं एक एक टॉपिक के। सबसे पहले मिस्टर सेल वॉल। सेल वॉल जो है रिजिड है क्योंकि नाम ही है वॉल, अंबुजा सीमेंट की बनेगी, एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में, इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा, क्योंकि जैसे जोकर अलग अलग भेस बनाता है वैसे ही माइकोप्लाज्मा के ऊपर रिजिड सेल वॉल नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन है, तो ये भी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने के कारण अलग अलग भेस बना सकता है। इसे प्लियोमॉर्फिक भी कहा, यानी अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकता है, शेप ये चेंज कर सकता है। आर के बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की सेल वॉल बनेगी, एंड यू बैक्टीरिया में यानी ट्रू बैक्टीरिया में म्यूरिन की या पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनेगी। ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 यानी सेल वॉल बाहर वाली लेयर डन हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी। अगर ये सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होकर अंदर की साइड मुड़ रही है तो क्या क्या बना लेगी? गुरुजी आपने बताया अंदर की साइड मुड़ रही है तो ये आपका मीजोसोम भी बना लेगी, क्रोमेटोफोर भी बना लेगी। तो अगर ये इनवर्ड फोल्ड होती है तो ये मीजोसोम और क्रोमेटोफोर बना लेगी, और अगर ये आउटवर्ड फोल्ड होती है तो ये फ्लैजेला बना सकती है, बाहर की साइड निकल करके क्या बना सकती है? फ्लैजेला बना सकती है। इस पे एक लाइन है कंफ्यूजिंग एनसीईआरटी में, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। नंबर 3 अगर आप देखें न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। देखो ऑरेंज कलर के 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं और गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड है, सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं। और डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट, तो यहां पर फॉस्फेट के कारण डीएनए नेगेटिव था, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएंगे? पॉलीअमीन प्रोटीन्स आएंगे, जहां खूब सारे अमीन ग्रुप होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो आपका डीएनए है
ये पॉजिटिवली चार्ज अमीन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाएगा एंड एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसे हमने जीनोफोर कह दिया था या जीनोमिक डीएनए कह दिया था या मेन क्रोमोसोम कह दिया था या मेन डीएनए कह दिया था। बैक्टीरिया का कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लाज्मिड भी देखने को मिलेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा। साइटोप्लाज्म आपका सेमी फ्लूइड है, गाढ़ा सा लिक्विड है। सेमी फ्लूइड होगा आपका प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी। यहां पर देखिए मेरे भाई, जैसा मैंने बताया प्लाज्मिड जो है इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसमें भी 2 स्ट्रैंड है, ये अंदर वाला स्ट्रैंड है, ये बाहर वाला स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है और मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, ये न्यूक्लियोइड से एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह दिया। न्यूक्लियोइड को हम मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया कह रहे थे, उससे एक्स्ट्रा है ये छोटे छोटे गोले कई सारे, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह दिया। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, शक्ल से ही देखने को मिल रहा है एंड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट ये करते हैं, यानी ये न्यूक्लियोइड पे डिपेंड नहीं करते अपनी कॉपी बनाने के लिए, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब ये क्या बात हुई सर? समझ लीजिए मेरे को मेरा डीएनए, ये वीपू सर हूं, है ना, ये आपके वीपू सर हैं, थोड़े दुबले हैं पर ठीक है। अब मैंने अपना एक सेल निकाला, सेल से पूरा डीएनए निकाला। मैं चाहता हूं मेरे डीएनए में से सिर्फ इंसुलिन का जीन, इंसुलिन बनाने के लिए सिर्फ इंसुलिन का जीन मैं किसी बैक्टीरिया में डाल दूं। ये जो इंसुलिन का छुटका सा जीन है ये किसी बैक्टीरिया में डाल दूं और बैक्टीरिया में इंसुलिन के जीन की कई कॉपीज बनाऊं। तो मैं कहां डालना प्रेफर करूंगा सर? आप प्लाज्मिड में डालना प्रेफर करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि ये जो इंसुलिन का जीन है, ये जो इंसुलिन का जीन है अगर मैंने प्लाज्मिड में डाल दिया तो प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है? एक टैक्सी भी कहा जाता है, इसे जीन टैक्सी भी कह सकते हैं हम। समझ लीजिए एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का मैंने प्लाज्मिड निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाल लिया, इसमें अपना इंसुलिन का जीन फिट कर दिया। अब इस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में डालूंगा तो क्या बैक्टीरिया इसको स्वीकार कर लेगा? कर लेगा। समझ लो मैं अपना ये जो जीन है सीधा बैक्टीरिया में डालता हूं। लो बैक्टीरिया मेरा जीन ले लो। बैक्टीरिया मेरे जीन को लेगा नहीं, पहली बात तो। ले लिया तो अंदर बुला करके चीथड़े उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो डीएनए है इट इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा ना। मैं कोई बैक्टीरिया की मौसी का लड़का तो हूं नहीं कि बैक्टीरिया मुझे अंदर ले लेगा। जाहिर सी बात है मेरा डीएनए, जैसे बैक्टीरिया हमारे लिए फॉरेन ऑर्गेनिज्म है तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट्स है, डब्ल्यूबीसीज वगैरह है, वो हमला कर देते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया भी तो मेरे डीएनए की धज्जियां उड़ा देगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनए सेफली बैक्टीरिया में जाए, सरवाइव करे, डिवाइड करे, अपनी कॉपीज बनाए, तो इसे मैं प्लाज्मिड की जेब में रख के भेज दूंगा। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर ही रहता है। अब इसकी जेब में मैंने क्या डाल दिया इसको क्या पता। प्लाज्मिड जाके नॉक करेगा बैक्टीरिया का दरवाजा, खट 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 खट। कौन है? प्लाज्मिड हूं जी, आपका ही प्लाज्मिड हूं, परमानेंट हूं साहब। इसको अंदर ले लिया जाएगा। आओ आओ प्लाज्मिड भाई, चाय पानी पियोगे? तो ये तो इसके घर का ही मेंबर है। उसकी जेब में मैंने एक जीन डाल दिया है अपनी मनपसंद का। तो ऐसे करके मैं जुगाड़ लगा के अंदर सामान भेज सकता हूं। तो यहां पर देखो, ये जो आपका अब जीन है ये मैंने भेज दिया आपके यहां बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो प्लाज्मिड है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, तो ये जब अपनी कॉपी बनाएगा तो मेरे जीन की भी कॉपी बन जाएगी। तो इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएंगी। और जब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार होंगी तो डीएनए आगे चल के आरएनए भी बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा, तो इंसुलिन प्रोटीन भी बनकर के तैयार हो जाएगा। और इस इंसुलिन प्रोटीन को, जो यहां प्रोटीन बनेगा, इसको मैं बैक्टीरिया से निकाल सकता हूं वाया आइसोलेशन टेक्निक्स। और मेरा मकसद यही था कि मैं अपना इंसुलिन का जीन क्यों बैक्टीरिया में डाल रहा हूं, जिससे मैं बैक्टीरिया से, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से अपना प्रोटीन तैयार करवा सकूं। मेरा मकसद यही था। इंडस्ट्रियल स्केल पे यही तो होता है, बायोटेक्नोलॉजी में आप यही तो पढ़ते हो 12th क्लास में, कि मेरे भाई मेरा एक जो इंसुलिन का जीन है वो मैंने बैक्टीरिया में डाला, इंसुलिन का जीन रेप्लिकेट कर गया, इंसुलिन के जीन की कॉपीज बन गई। अब वो जीन अगर बैक्टीरिया में पहुंच गया है तो वो प्रोटीन भी बनाएगा। एक बैक्टीरिया कम इंसुलिन बना पाएगा। तो मैंने क्या किया? करोड़ों बैक्टीरिया तैयार कर लिए। अब ये बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट करेगा, पूरा बैक्टीरिया अगर समझ लो डिवाइड कर रहा है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने तो 2 एक जैसे बैक्टीरिया बनेंगे, उसमें भी इंसुलिन का जीन होगा। फिर और मल्टीपल बैक्टीरिया बनेंगे, और मल्टीपल बैक्टीरिया बनेंगे। ऐसे एक बड़े से टैंकर में, जिसे बायो रिएक्टर कहा जाता है, एक ऐसी बड़ी टंकी जैसे घर के ऊपर रखी रहती है ना पानी की टंकियां, उतनी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, 100 लीटर की, 1000 लीटर की भी हो सकती है। इतनी बड़ी बड़ी टंकियों में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया उगे हुए हैं, उनको हमने ग्रो कराया हुआ है और वो इंसुलिन बना रहे हैं साथ मिलकर के। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इंसुलिन बनता है और इसी प्रकार से इंसुलिन जो है डायबिटीज पेशेंट्स को दिया जाता है, वो बैक्टीरिया ही तैयार करता है।
बैक्टीरिया कैसे तैयार कर पाया इंसुलिन प्रोटीन? क्योंकि बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन था, और बैक्टीरिया में इंसुलिन का जीन कहां से आया? खुद तो बनाता नहीं है, हमने डाला। और हमने कहां डाला? प्लाज्मिड में डाला। दैट्स व्हाई प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ी चीज है मेरे भाई। यस, अब देखिए, प्लाज्मिड ऑल्सो प्रोवाइड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यानी कुछ आपके स्ट्रक्चर में बदलाव भी ला सकता है ये बैक्टीरिया के। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लॉक कर देगा मेम्ब्रेन को टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, जो हमने देखा भी। अगर मैं क्लोरमफेनिकोल नाम की दवाई छिड़क रहा हूं फिस फिस करके, तो क्लोरमफेनिकोल नाम की दवाई छिड़की, बैक्टीरिया भैया लॉक कर लेगा अपनी मेम्ब्रेन को कि भैया अब तुम अंदर नहीं आ पाओगी, दवाई तुम हमें नहीं मार पाओगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किसने की? प्लाज्मिड ने। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, तो इसने बैक्टीरिया का फिनोटाइप ही चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए, जिस वजह से आपका ये काम हो पाया। ये आपका क्या है? प्लाज्मिड है, राइट? ये हमने प्लाज्मिड पढ़ा। अब मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड होकर क्या बनाती है? मीजोसोम और क्रोमेटोफोर बनाती है। अब देखो, मेम्ब्रेन जो है एक्सटेंड हो जाती है, मतलब खिंच जाती है, लेकिन किस साइड खिंच जाती है? अंदर की साइड। देखो, ये भी खिंचाव है, ये भी खिंचाव है। अंदर की साइड खिंचाव है इनवेजिनेशन या इनफोल्डिंग, बाहर की साइड खिंचाव है एक्सवेजिनेशन या एक्सफोल्डिंग या आउटफोल्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? इनफोल्डिंग कर रहे हैं। अंदर की साइड इनफोल्डिंग हम लोग कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि सेल वॉल तो फ्लेक्सिबल है नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन की करेंगे हम लोग। तो यहां ट्यूब्यूल बन सकता है, ट्यूब जैसा, वेसाइकल बन सकती है गोल मटोल आपकी, वेसाइकल बन सकती है, एंड लेमेले बन सकता है यहां पे, टॉय टॉय टॉय, इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इन तीन तरीके से फोल्ड हो सकती है। अब ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब्यूल है, ये कैसा काम करती है? ये जो ट्यूब्यूल है, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में, दो डॉटर सेल में डीएनए अगर भेजना है उसमें हेल्प करती है। कैसे? आराम से देखिए, ये आपका ट्यूब्यूल है, ये आपकी एक ट्यूब्यूल है, ये आपकी एक ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये दो ट्यूब्यूल है, एक ट्यूब्यूल। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जो न्यूक्लियोइड है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। एक ट्यूब्यूल एक स्ट्रैंड से कनेक्ट हुई, दूसरे ट्यूब्यूल दूसरे स्ट्रैंड से कनेक्ट हो गई। एक ट्यूब्यूल एक स्ट्रैंड से, दूसरे ट्यूब्यूल दूसरे स्ट्रैंड से। दो अलग अलग स्ट्रैंड को मैंने पकड़ लिया। समझ लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास दो स्ट्रैंड है, देखो आगे पीछे हैं इसलिए अभी दिख नहीं रहे हैं। एक उंगली यानी एक ट्यूब्यूल मैंने एक स्टैंड पे लगा ली, दूसरी उंगली यानी दूसरी ट्यूब्यूल मैंने दूसरे स्टैंड पे लगा ली। दो ट्यूब्यूल हैं, ठीक है। अब दोनों ट्यूब्यूल हैं तो इनको मैं अलग अलग करता जाऊंगा, टॉइन 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 टॉइन, अलग अलग कर दूंगा। फिर इस स्ट्रैंड को भी रेप्लिकेट कर दूंगा, इसकी भी दो कॉपीज बन जाएंगी, ये दो स्ट्रैंड हो गए। और इसकी भी मैं कॉपी बना लूंगा, ये भी आपके क्या हो गए? ये भी आपके दो स्ट्रैंड हो गए, यानी दो कंप्लीट डीएनए की कॉपीज बन गई। तो ट्यूब्यूल्स ने क्या किया? पहले दोनों स्ट्रैंड को पकड़ा और इनको रेप्लिकेट करा के सेपरेट करा दिया। तो डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनको अलग अलग ले जाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये फोल्ड हो सकती है अपने हिसाब से। समझ लीजिए ये यहां पर मेम्ब्रेन है, ये यहां पर मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन और भी फोल्ड हो सकती है। मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, और भी फोल्ड हो सकती है, और भी ट्यूब्यूल बना सकती है। और ये ट्यूब्यूल अपनी जगह को भी, प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं, दूर दूर भी जा सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। करेक्ट, अलग अलग प्रकार की चीजें ये कर सकते हैं, बिकॉज मेम्ब्रेन इज सुप्रीमली फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन ये सब काम करने की इजाजत देती है, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब पता लग गया होगा। तो इसी प्रकार से आपकी जो ट्यूब्यूल्स थी, ये दो स्ट्रैंड से कनेक्ट हुई, इन दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया और फिर इनकी रेप्लिकेशन कराई। तो रेप्लिकेशन में एज वेल एज डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में, सेपरेशन में आपका किसका रोल है? ट्यूब्यूल जी का रोल है। ये जो गोल मटोल आप देखोगे, इसका काम है सिक्रीशन, किसी चीज को आपके सेल के बाहर भेजना, सिक्रीट करना। एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन क्यों भैया? आपको कोई सामान भेजना है सेल वॉल बनाने के लिए, वो यहीं से तो भेजोगे, इस गोल मटोल ट्यूब्यूल, इस गोल मटोल वेसाइकल से ही तो भेजोगे। तो यहां पर चीजों के आदान प्रदान में हेल्प करती है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगी? सेल वॉल बनाने का सामान भेजेगी बाहर की साइड, एंड कोई चीज सेल के बाहर भी भेजनी है, सिक्रीट करनी है, वो भी भेज देगी। ये जो आपका लेमेले है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया वाला है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन ज्यादा हो पाएंगे, रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, यानी एटीपी आपका ज्यादा बनेगा। पावर हाउस का ये काम करते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो एनर्जी कौन बनाएगा? एनर्जी बनाएगा आपका मीजोसोम, एम फॉर मीजोसोम। तो तीन चीजें थी, ट्यूबुल, वेसाइकल एंड लेमेली।
लैमेली का सरफेस एरिया मैक्सिमम, तो एंजाइमेटिक कंटेंट यहां पर मैक्सिमम होगा, एटीपी मैक्सिमम बनेगी, यानी रेस्पिरेशन ये करेगा। वेसाइकल की बात करूं गोल मटोल, तो सिक्रीशन का काम करेगा, एज वेल एज मेरे दोस्त सिक्रीशन के साथ साथ सेल वॉल बनाने का सामान भी भेजेगा, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्यूब्यूल आपका हेल्प करेगा। इस डायग्राम से हमने देखा ये आपके 5 मेजर काम आप कह सकते हैं मीजोजोम के, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन, एंड मेरे दोस्त उसके अलावा आपका सरफेस एरिया बढ़ाना यानी रेस्पिरेशन। ये 5 काम है जो आपके मीजोजोम कर सकते हैं। क्रोमैटोफोर की अगर बात करूं तो क्रोमा का मतलब है कलर, जो कि पिगमेंट से आता है, एंड फोर का मतलब है डंडी, तो ये मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से डंडी जैसा स्ट्रक्चर बना जहां पर पिगमेंट लगे हुए हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। फोटोसिंथेसिस में शब्द आ रहा है फोटो यानी लाइट, तो ये लाइट को ट्रैप करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में ये क्रोमेटोफोर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम में ही एल्गी का साउंड आ रहा है, यानी ये प्लांट्स से कंपेयर कर दिए गए। इतनी महान चीज है ये कि प्लांट से इसका कंपैरिजन कर दिया गया है, ये भी अपना खाना स्वयं बनाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है मेरे दोस्त, ये आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, खुद का खाना खुद बनाता है, क्योंकि इसमें कौन देखने को मिले, क्रोमेटोफोर्स देखने को मिले। ये आपने जाना, ये भी हमें पहले से पता था। अब है मेरे दोस्त सरफेस स्ट्रक्चर, इंक्लूजन बॉडीज हम देख लेते हैं, लेकिन एक बार पहले इंक्लूजन बॉडीज देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस स्ट्रक्चर्स। इंक्लूजन बॉडी देखें, इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस होंगी, भैया जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन लेस तो होंगी, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो प्रोकैरियोट में पाई ही नहीं जाती, तो मेम्ब्रेन लेस तो होंगी, ये तो गारंटीड बात है। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग चीजों को एक जगह पे लाके स्टोर कर लेती है। ये अगर आपका सेल है, एक जैसी चीज यहां पर स्टोर हो गई, समझ लीजिए यहां पर सारे के सारे फॉस्फेट आयन आ गए, ये उनकी एक इंक्लूजन बॉडी बन गई। यहां पे सारे के सारे आपके क्या आ गए, पिगमेंट्स आ गए, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल बन गया। यहां पे सारे के सारे आपके क्या आ गए, ग्लाइकोजन आ गए, तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बन गया। अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर बन सकती हैं, और ये सारी की सारी चीजें कैसी होंगी, आपकी मेम्ब्रेन लेस होंगी, मेम्ब्रेन इन पे एक्चुअल मेम्ब्रेन यहां पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, ये क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, इट स्टोर्स फॉस्फेट। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, इट स्टोर्स ग्लाइकोजन। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल है, नाम में ही सियान आ रहा है, सियानो बैक्टीरिया यानी ब्लू, तो यहां पर इट स्टोर्स पिगमेंट्स, इट स्टोर्स पिगमेंट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से पेपर में सवाल आता है, दिस इज ऑल्सो एन इंक्लूजन बॉडी, यहां से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। देर आर वेरी हाई चांसेस कि इंक्लूजन बॉडी से सवाल आए तो यहां से आए। इसे कहते हैं गैस वैक्यूल। ये असली वैक्यूल नहीं है जो प्लांट में एनिमल में पाया जाता है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन मिलेगी, असली वैक्यूल नहीं, इट इज गैस वैक्यूल, यानी गैस का एक बुलबुला है, एक तरीके से आप कह सकते हो। यस, तो गैस बबल है जो कि बायंसी प्रोवाइड करेगा। अब बुलबुला है तो तैरने में हेल्प करेगा, तो बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड करता है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है, पानी में उनको बायंसी देने के लिए, तैराने के लिए, एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि गैस वैक्यूल ट्रू वैक्यूल नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो बैक्टीरिया में पाई ही नहीं जाती, तो मेम्ब्रेन वाला वैक्यूल तो नहीं है। गैस वैक्यूल यानी गैस का एक बबल है जो कि बैक्टीरिया को तैराता है। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन ऐसे याद कर लो, कलरफुल चीजें हैं जो कि आपकी तैर रही हैं बबल्स की फॉर्मेट में। यहां पर एक वैक्यूल पाया जा रहा है जो इनको तैरा रहा है। ये आपके एग्जांपल्स हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, जिनमें गैस वैक्यूल बायंसी के लिए पाया जाएगा। ये चौथी इंक्लूजन बॉडी है, इट इज अ टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी ओनली। तो आपका गैस वैक्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, चारों ही इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सरफेस स्ट्रक्चर्स, यानी बैक्टीरिया के सरफेस से भी कोई चीज बाहर की साइड निकली होगी। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड मुड़ी तो ट्यूब्यूल, वेसाइकल और लैमेली की फॉर्मेट में मीजोजोम बना, या फिर आपके अंदर की साइड मुड़ी तो एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर बना जिसे क्रोमेटोफोर कह दिया। अगर ये मेम्ब्रेन बाहर की साइड फोल्ड हो जाए तो मेरे दोस्त क्या क्या बन सकता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। तो यहां पर सरफेस स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो 3 सरफेस स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे जरूरी है मिस्टर फ्लैजेला। मिस्टर फ्लैजेला, इफ अ बैक्टीरिया इज मोटाइल, अगर एक बैक्टीरिया मूव कर सकता है तो ही उसमें फ्लैजेला की इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज तो जरूरत है ही नहीं। अगर एक बैक्टीरिया स्टैटिक है, एक जगह पर बैठा रहता है, तो उसको फ्लैजेला बना के करना ही क्या है, एक ही जगह पे तो बैठना है, तो फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा।
लेकिन अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो इस बैक्टीरिया की मोटिलिटी के पीछे किसका हाथ होगा? हमेशा फ्लैजेला का हाथ होगा। अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो कोई नीड नहीं है फ्लैजेला की, सिंपल सा लॉजिक है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला यानी यहां जो आप फ्लैजेला देखेंगे ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला से आगे जो आप फ्लैजेला देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है ये लोअर लेवल का रहता है। जो यूकैरियोट्स का फ्लैजेला रहता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है। ट्यूबुलिन नाम में ही है ट्यूबुलिन, तो ट्यूब्यूल का साउंड आ रहा है ना, तो ये किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का बनता है। जबकि बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बनता है। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन लोअर लेवल का प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन हायर लेवल का प्रोटीन है। तो यूकैरियोट्स भी हायर लेवल के हैं तो उनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फ्लैजेला देखने को मिलेगा। यहां आपका बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन का फ्लैजेला देखने को मिलेगा। याद ही नहीं करना है, फ्लैजेला किसका बनेगा? फ्लैजेलिन का। और जब आप यूकैरियोटिक फ्लैजेला देखेंगे उस टाइम पर ट्यूबुलिन में आपको बकायदा दिखाऊंगा 3D मॉडल के फॉर्मेट में, तो आपको यहां पर यह भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फ्लैजेला जो है पतला सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस यानी इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके अलग अलग फिलामेंट्स हैं। तो 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे इसके जो अभी हम डिस्कस करेंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल जैसा स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या कहा जाता है, ये अंदर वाली जो लेयर है ब्लू वाली ये इसे हमने सेल मेम्ब्रेन कहा, बाहर वाली जो लेयर है इसको हमने सेल वॉल कहा। अब एनसीईआरटी में कवि ये कहते हैं कि आपका जो फ्लैजेला है इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल। तो बच्चों को लगता है कि सेल वॉल से निकला है, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। आराम से देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, तो ये कुछ प्रोटीन्स की मदद से आपकी ऐसे फ्लैजेला बनाना शुरू करती है और सेल वॉल को चीर के निकल जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन फ्लैजेला बना रही है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फ्लैजेला बना रही है और आपके सेल वॉल को फाड़ करके बाहर निकल जा रही है। तो आपकी किसकी एक्सटेंशन से बना है फ्लैजेला? सेल मेम्ब्रेन की मदद से बना है। फ्लैजेला इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो आपकी रिजिड है तो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना है। लेकिन किसको चीर के निकल गया है? एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहां से? एकदम चीर फाड़ करके बाहर निकल गया है, दैट इज फ्रॉम सेल वॉल। निकला कहां से है? सेल वॉल से निकला है। एक्सटेंशन ऑफ किसकी? खींचातानी से बना है, आपका सेल मेम्ब्रेन को खींच के बना है, उसकी एक्सटेंशन है। कहां से निकला है? किसको चीर के निकला है? एक्सटेंडेड फ्रॉम, किस गेट को तोड़ के निकला है? दैट इज सेल वॉल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए इट इज द एक्सटेंशन ऑफ फ्लैजेला इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, आपका सेल मेम्ब्रेन, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, है ना। यहां कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके फ्लैजेला की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपकी फ्लैजेला बनाने में हेल्प कर रही होती है एंड सेल वॉल को चीर करके फ्लैजेला जो है बाहर निकल जाता है, क्योंकि तभी बाहर निकल पाएगा। अगर ये सेल वॉल आपकी ऐसे लॉक करके बैठ गई तो फ्लैजेला कैसे निकल पाएगा? तो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल, ये कहा गया है। तो इस बात को बहुत गौर से देखना है, इस बात को इसीलिए बहुत गौर से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या कहा गया है कविराज द्वारा। यस, पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला में सबसे नीचे जो सबसे बेजल पार्ट है इसे बेजल बॉडी कहते हैं। सबसे बेस पे है तो बेजल बॉडी कह दिया। बीच में है आपका हुक। हुक मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला। तो ये हुक जो है बेजल बॉडी को और इस फिलामेंट को, इस लंबी सी चोटी को कनेक्ट करता है। तो हुक जो है बीच में पाया जा रहा है बेजल बॉडी और इस फिलामेंट के। हुक बीच में, बेजल बॉडी बेस पे, और सबसे लंबा और पतला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा क्या? फिलामेंट। ये आपका लॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगा। हुक जो है ये बेजल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट करेगी। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला के। बेजल बॉडी जहां से उगेगा, बीच में हुक और उसके ऊपर आपका फिलामेंट, ये 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर आपका फ्लैजेला होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल। ये आपने देखा। फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसलिए कहा क्योंकि इसके कई सारे फिलामेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके कई सारे पार्ट्स, यस, कई सारे फिलामेंटस प्रोटीन्स ने इसको मिलकर के बनाया है। दूसरा सरफेस अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो इसका नाम है पिलाय। तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला बना फ्लैजेलिन प्रोटीन का, पिलाय बनेगा पिलिन प्रोटीन का, फिम्ब्रे बनेगा फिम्ब्रिन प्रोटीन का। याद ही नहीं करना है, जैसी चीज है उसी के आगे इन लगा दो, नाम ऑटोमेटिकली प्रोटीन का बन जाएगा। जैसे पिलाय जो है ये इलोंगेटेड यानी लॉन्ग, ट्यूबल यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशल प्रोटीन का बनेगा, पिलिन का।
फ्लैजिला फ्लैजिलिन का बना, पिलाए पिलिन का बना, फिम्ब्रे फिम्ब्रिन का बना। तो मेरे दोस्त यहां पर सीधा सीधा ही नाम याद हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। समझ लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 1, इसमें इसका मेन न्यूक्लियोइड है और प्लाज्मिड है। यहां दूसरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 2, इसमें अपना न्यूक्लियोइड तो होगा ही, डीएनए के बिना तो काम चलता ही नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है इसमें। तो इसको हमने कहा फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड अगर है प्रेजेंट है तो F प्लस, फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है तो F माइनस। अब क्या होता है, दोनों बैक्टीरिया दोस्त है। अब भैया मेरा कोई दोस्त सामने खड़ा है, मेरे पास 2 कुरकुरे के पैकेट है, इस डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं प्लाज्मिड के, तो यार एक कुरकुरे का पैकेट तो मैं अपने दोस्त को दे ही दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, इसने क्या किया, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में से एक स्ट्रैंड निकाल करके यहां भेज दिया F प्लस पे। पर ये जो दोनों बैक्टीरिया थे इनकी दोस्ती कैसे हुई, इनकी दोस्ती कराने के लिए बीच में एक ट्यूब बना दिया हमने। ये जो ट्यूब है इसे पिलाए कहते हैं, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसे पिलाए कह दिया। यस, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को कंजुगेशन भी कहते हैं। तो इस ट्यूब को कंजुगेशन ट्यूब भी कहा, इसे पिलाए की जगह सेक्स पिलाए भी कह दिया, कि एक तरीके से प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे आप कह सकते हैं इन बैक्टीरिया। असली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई गैमीट नहीं बन रहा, कोई गैमीट फ्यूज नहीं हो रहा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डीएनए आपका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहां क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड यहां पहुंच गया, डीएनए का एक स्ट्रैंड यहीं रह गया। अब डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये तो रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये रेप्लिकेट करके 2 स्ट्रैंड बना लेगा। तो यहां जो एक स्ट्रैंड था ये भी रेप्लिकेट करके 2 स्ट्रैंड बना लेगा, यहां भी कंप्लीट प्लाज्मिड हो गया। ये जो एक स्ट्रैंड था ये भी दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, यहां भी कंप्लीट प्लाज्मिड हो गया। दोनों के पास एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट प्लाज्मिड हो जाता है। तो आफ्टर कंजुगेशन बोथ बैक्टीरिया आपके F प्लस हो जाते हैं, दोनों के पास प्लाज्मिड हो जाता है, दोनों के पास ही प्लाज्मिड देखने को मिल जाता है आफ्टर कंजुगेशन, दोनों ही F प्लस हो जाते हैं। यस, ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ता है, आपका कम नहीं हुआ, सामने वाले को ज्ञान मिल गया, दोनों का ही फायदा है। यस, किसी का कुछ घटा नहीं। सेम केस होता है यहां पर भी, जब 2 बैक्टीरिया पास पास आए, एक पे प्लाज्मिड था एक पे नहीं था, इसने अपना एक स्ट्रैंड इसे दे दिया, दोनों पे एक एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड आने के बाद तो रेप्लिकेशन के एंजाइम दूसरा स्ट्रैंड खुद बना लेते हैं। एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, दूसरा स्ट्रैंड हम लोग खुद तैयार कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो इसीलिए यहां पर बढ़िया स्ट्रैंड तैयार हो गया है। तीसरा जो सरफेस स्ट्रक्चर है ये है फिम्ब्रे। अब ये जो पिलाए है, आपको पता है इसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, चलने फिरने में इसका क्या ही रोल है, कुछ रोल नहीं है, सिर्फ फ्लैजिला चलने फिरने में हेल्प करता है मोटिलिटी में, पिलाए का और फिम्ब्रे का चलने फिरने में कोई रोल नहीं है। तो ये स्मॉल ब्रिजल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके टूथब्रश के ब्रिजल्स होते हैं ना छोटे छोटे, जिनसे आप दांत साफ करते हैं, वो छोटे छोटे ब्रिजल लाइक बाल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एनकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, है ना। टायर्स का एड देखा होगा ना आपने, बारिश में मोटरसाइकिल चला रहा है कोई, ब्रेक मारता है तो अचानक से टायर रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा ग्रिप, है ना, फॉर बेटर ब्रेक्स, जिससे कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो जो टायर पे भी ग्रिप लगाई जाती है, दैट इज टू बेसिकली एनकरेज योर टायर टू द रोड, जिससे कि आपकी ब्रेक अच्छे से लगे, आप अच्छे तरीके से रुक पाए, प्रॉपर जगह ब्रेक लग पाए। सिमिलरली यहां भी कई सारे छोटे छोटे सरफेस पे बाल जैसे स्ट्रक्चर होंगे, तो बैक्टीरिया कहीं भी अटैच हो पाएगा। जैसे आपकी बॉडी में घुस गया बैक्टीरिया, उसको किसी ऑर्गन पे अटैच होना है तो फिम्ब्रे हेल्प करेंगे। बैक्टीरिया कहीं बैठा है, किसी पत्थर के ऊपर बैठा है, वहां अटैच होना है, फिम्ब्रे हेल्प करेंगे। तो ये जो आपके हैं, ये कोई स्टोन पे बैठा है बैक्टीरिया, होस्ट के टिश्यू पे, यानी हमारी बॉडी में किसी टिश्यू पे बैठा है, तो आपका वहां बैठने में हेल्प करेंगे। और ये जो पिलाए और फिम्ब्रे हैं, इनका कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में, चलने फिरने में ये हेल्प नहीं करते। मोटिलिटी में रोल सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला का था, पिलाए और फिम्ब्रे का नहीं था। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, पिलाए और फिम्ब्रे का रोल मोटिलिटी में है ही नहीं, इनका रोल अलग अलग प्रकार का है। जैसे फिम्ब्रे का रोल जो है ये एनकरेजमेंट यानी अटैचमेंट प्रोवाइड करने में है, बैक्टीरिया को कहीं अटैच करने में, जबकि आपका पिलाए का जो रोल है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि 2 बैक्टीरिया को कनेक्ट करता है, जिससे कि डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जा सके। तो इसका काम एज अ सेक्स पाइलस या एज अ कंजुगेशन ट्यूब ज्यादा देखने को मिलता है, और यहां एनकरेजमेंट यानी ग्रिप का काम ज्यादा है। ये आपने देखा, ये आपने जाना। दीज आर सम सरफेस स्ट्रक्चर्स जो कि हमने पढ़े इन केस ऑफ बैक्टीरिया। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मिस्टर राइबोसोम। ये पिक्सल्स कैसे फट जाते हैं भैया, है ना, जिसका नाम है मिस्टर राइबोसोम। राइबोसोम जी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और राइबोसोम जी की चर्चा हम कुछ इस प्रकार से करेंगे
कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के राइबोसोम एक साथ ही क्लियर हो जाए, कुछ और हमें करना ही ना पड़े, है ना। तो राइबोसोम की बेसिक बेसिक बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उन्हीं बातों को हम लोग रिपीट भी करेंगे कि कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं अलग अलग प्रकार के राइबोसोम्स में, दैट इज 70s में और 80s में। और उसके बाद कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि कॉमन है फॉर ऑल, दैट इज प्रोकैरियोट्स एज वेल एज फॉर यूकैरियोट्स। तो आराम से आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइबोसोम एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए एक बार में ही इसको हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं। आराम से देखिए, राइबोसोम को यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्यों? हम जानते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनेल इसलिए क्योंकि इट इज मेम्ब्रेनलेस इन नेचर। अगर इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जा सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो प्रोकैरियोट में पाई नहीं जाएंगी। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है तभी प्रोकैरियोट में मिलता है, तो प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा, तो इट इज यूनिवर्सल। दूसरा, इट इज मेम्ब्रेन लेस, तो इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तीसरा, इसे पैलेड पार्टिकल कहा गया क्योंकि जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने इसे 1953 में खोजा। 1953 में जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम को डिस्कवर किया। तो मेरे दोस्त जॉर्ज पैलेड साहब के नाम पे इसे पैलेड पार्टिकल कहा गया, या इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कह दिया क्योंकि आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से जो प्रोटीन बनाने का काम है, ये जो आपका ट्रांसलेशन है, ये किस वजह से हो पाता है? ये जो ट्रांसलेशन है ये किस वजह से हो पाता है? ये आपका राइबोसोम की वजह से हो पाता है। करेक्ट? ये आपका किसकी वजह से हो पाता है? राइबोसोम की वजह से हो पाता है। तो एक एक करके चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहा क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है, 70s में 7 आ रहा है, दैट इज ऑड नंबर, तो इसकी सब यूनिट होंगी 50s और 30s, जहां 5 और 3 भी ऑड नंबर है। दूसरा, यूकैरियोटिक जो है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो 70s ही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम प्रोकैरियोट जैसा। एंड मेरे दोस्त जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे 80s राइबोसोम। 8 इज एन इवन नंबर, तो इसमें 60s और 40s, 6 और 4 भी इवन नंबर हो जाते हैं। करेक्ट? ये आपने देखा। तो 70s जो राइबोसोम है ये 50s और 30s सब यूनिट का बनेगा, एंड जो 80s आपका राइबोसोम है ये 60s और 40s सब यूनिट का बन रहा होगा। मेम्ब्रेन लेस होते हैं तो इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अगर होती राइबोसोम तो नहीं पाई जा रही होती आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलती है, इसका मतलब साफ है मेम्ब्रेन नहीं है। पैलेड पार्टिकल इसलिए कहा गया क्योंकि 1953 में जॉर्ज पैलेड साहब ने इन डेंस ग्रेन्यूल्स को, इन छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को आपके सेल में देखा, और जाहिर सी बात है इतनी छोटी चीज है ये, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लगी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कब प्रचंड हुई थी? 1950s में, यानी 1950 से 1960 के बीच में। तो उसी दौरान जो है सेल की काफी सारी डिटेल्स निकल करके आई थी हमारे सामने, वहीं पर आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी निकल करके आया। 15 से 20 नैनोमीटर जो है इतना आपका यहां पर इसका साइज होता है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का, 15 से 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं कह रहा, नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर। एक माइक्रोमीटर से भी 1000 गुना छोटा। उसमें भी 3 पॉइंट्स पहले खिसका दो। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। यह है नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। यानी एक माइक्रोमीटर छोटा अगर आपका बैक्टीरिया है उसमें भी 1000 राइबोसोम फिट कर सकते हो, इतनी जगह होती है, इतना छोटा होता है राइबोसोम। 15 से 20 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में कभी कंफ्यूज मत हो जाना। यस, ये है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको किसलिए कहा गया? क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए से यानी एमआरएनए से, डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये एमआरएनए बन जाता है तो इस एमआरएनए के ऊपर कई सारे छोटे छोटे राइबोसोम बैठते हैं। बड़ी यूनिट ऑफ राइबोसोम, छोटी यूनिट ऑफ राइबोसोम, बड़ी यूनिट ऑफ राइबोसोम, छोटी यूनिट ऑफ राइबोसोम, बड़ी यूनिट ऑफ राइबोसोम, छोटी यूनिट ऑफ राइबोसोम, बड़ी यूनिट ऑफ राइबोसोम, छोटी यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये जो आपका एमआरएनए स्ट्रैंड है ये एक माला के धागे जैसा है जिसपे कई सारे मोती बैठे हुए हैं, बहुत सारे आपके राइबोसोम्स बैठे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, एंड सोम मतलब राइबोसोम, स्ट्रक्चर्स की, बॉडीज की बात हो रही है। सोम मतलब सोमा यानी बॉडी। यानी अगर आपके कई सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पे बैठ जाएं, एक सिंगल स्ट्रैंड पे बैठ जाएं प्रोटीन बनाने के लिए, इसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो ये जब एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम बैठ जाते हैं तब जाके इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन बनाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव राइबोसोम्स, अदरवाइज प्रोटीन नहीं बन पाएगा।
तो ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम इज अ मस्ट, इज अ रिक्वायरमेंट जो कि होनी ही होनी चाहिए। राइबोसोम आपके पास नहीं है, इसीलिए तो क्योंकि हमारे सेल में सारा काम कौन कर रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं। प्रोटीन का बनना इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बनाने ही पड़ेंगे। दुनिया चल रही है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण, हमारी बॉडी चल रही है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण। ये रिएक्शंस कौन कराते हैं, एंजाइम्स कराते हैं। एंजाइम्स कौन है, प्रोटीन है। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। यानी अगर सेल में काम करना है तो प्रोटीन बनाना होगा। प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। इसीलिए हर सेल को राइबोसोम चाहिए, इसीलिए ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल होती है। रिलेट करोगे समझ में आ जाएंगी चीजें। यस, ये आपने देखा। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, मैथ वाले बच्चों को भी पकड़ के दिखा देना भाई, है ना। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, गुरुजी 30 प्लस 50 जो है ये आपका 70 कैसे हो गया, 60 प्लस 40 जो है ये आपका 80 कैसे हो गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ये तो आज तक पल्ले नहीं पड़ी, आई भैया आपको हम सिखाते हैं। समझ लीजिए ये 70s 80s भूल जाओ पहले। अब ये राइबोसोम की सब यूनिट्स जुड़ी ही नहीं है। ये है आपकी एक 50s सब यूनिट राइबोसोम की, ये 30s सब यूनिट है, ये 60s सब यूनिट है, ये 40s सब यूनिट है। यहां पर 40s 60s 30s 50s, जो मैं s कह रहा हूं ये राइबोसोम की यूनिट है। इट इज कॉल्ड एज स्वेदबर्ग यूनिट। स्वेदबर्ग साहब ने दी थी इसलिए स्वेदबर्ग यूनिट, या इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी सेडिमेंटेशन होने का कितना रेट है वो हमें पता लग रहा है। सेडिमेंट होना माने किसी चीज का बैठ जाना ड्यू टू ग्रेविटी। समझ लीजिए आपके पास कांच का एक ग्लास है, अगर समझ लीजिए मेरे पास कांच का एक ग्लास होता, ठीक है, इसमें मैंने पानी भर रखा है, मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूं थोड़ी, और इस कांच के ग्लास को एकदम रख दूं भैया टेबल पे, छेड़ू ना कई देर में, तो वो जो मिट्टी है क्या वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में मिट्टी के मॉलिक्यूल्स हैवी हैं। क्या वो नीचे एकदम साफ पानी ऊपर रह जाएगा, क्या एकदम नीचे बैठ जाएगी मिट्टी? यस, वो सेडिमेंट हो जाएगी अपने वजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने वजन के अकॉर्डिंग, जहां उसका डेंसिटी है उस हिसाब से वो नीचे बैठ जाएगी। यहां पर भी ये वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये अपनी डेंसिटी के हिसाब से हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा है जहां पे अलग अलग डेंसिटी के हमने मार्जिन बना रखे हैं। किसी की 100s डेंसिटी है तो वो यहां आएगा, सबसे मैक्सिमम डेंसिटी वाला। किसी की 90s है तो यहां आ जाएगा, यहां 90s डेंसिटी का सोल्यूशन है। 80s वाला यहां आ जाएगा, 70s वाला यहां आ जाएगा, 60s वाला यहां आ जाएगा, 50s वाला यहां आ जाएगा, 40s वाला यहां आ जाएगा, 30s वाला यहां, 20s वाला यहां, 10s वाला यहां। जिसकी सबसे कम डेंसिटी, जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे मिलेगा, जिसकी सबसे कम डेंसिटी होगी वो ऊपर मिलेगा। अब हमने क्या किया, अब हमने डाला भैया 40s अकेला, 40s अकेला डाला, 40s पे ही मिला। 30s इससे हल्का होता है, 30s वाले लेवल पे मिला, ऊपर मिला। 50s भारी होता है 40s से भी, और नीचे मिला। 60s इनसे भी भारी होता है, और नीचे मिला। यानी अपनी अपनी सही जगह पर जाकर टिक गए। 30s वाले मार्क पे ही मिला, 40s वाले मार्क पे ही मिला, 50s वाले मार्क पे, 60s वाले मार्क पे, सब अपनी सही जगह गए। हमें पता लग गया ठीक काम कर रहा है सिस्टम। अब हमने क्या किया, कलाकारी कर दी। हमने कहा भैया इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, ये जो 30s और 50s है इसको जोड़ देता हूं। जोड़ के जब डाला तो ये टिका इस लेवल पे। अब 30s और 50s होना चाहिए था, 80s पे टिकना चाहिए था, 70s पे टिका। यानी डेंसिटी जब इन दोनों को साथ जोड़ते हैं सब यूनिट्स की तो डेंसिटी कम हो जाती, ऐड नहीं होती। डेंसिटी एज इट इज ऐड थोड़ी होगी भाई। समझ लीजिए मेरे जितना ही एक बड़ा आदमी मैंने यहां पे खड़ा कर रखा है लोहे का, सेम और सॉलिड लोहे का, अंदर से भर रखा है एकदम। एक तरफ हूं मैं श्री विपु, दूसरी तरफ है लोहे के श्रीमान विपु, है ना। तो अगर हम दोनों ने अब हम दोनों को बांध दिया तो मेरी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अब हम दोनों कलेक्ट हो गए, एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं कलेक्टिवली। अगर आप देखो मेरी बॉडी की डेंसिटी बहुत कम थी, लोहे वाले की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। तो अब क्या हो गई, मेरी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। अगर हम दोनों को साथ आप देखो तो मेरी डेंसिटी लोहे वाले की तरफ आकर्षित होगी और लोहे वाले की कम हो गई मेरे साथ आकर के। वो मेरे साथ जुड़ा है हल्के आदमी के साथ, बीच में कहीं आ जाएगी, राइट। ऐसी आपकी डेंसिटी एज इट इज ऐड थोड़ी होती है, लेकिन वजन अगर आप बोलोगे तो वजन ऐड होता है। मेरा वजन समझ लीजिए 60 kg है, लोहे वाले का समझ लीजिए 200 kg है, तो 260 हो जाएंगे हम लोग। वजन सीधा ऐड होता है, डेंसिटी थोड़ी ऐड होती है। ऐसा नॉर्मल क्वांटिटी थोड़ी है कि कुछ भी करके ऐड कर दोगे। तो यहां पर क्या हुआ, जब मेरे भाई आपका ये 70s वाला, तो हमें देखना था कि भाई 30s और ये जो आपका 50s है
ये मिल करके क्या होने चाहिए थे, 80s होने चाहिए थे, नहीं हुए भैया 70s पे आ गए, यानी डेंसिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम रही। 40s और 60s मिलके 100s होने चाहिए थे, नहीं हुआ भैया 80s पे आ गए, यानी डेंसिटी जितनी होनी चाहिए थी उससे कम रही। तो ये जो स्वेदबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इनडायरेक्ट मेजर है डेंसिटी का या साइज का, नॉट वेट। ये कोई वेट नहीं है जो सीधा ऐड हो जाए कि 30 और 50 जो है 80 हो गए, नहीं, ये डेंसिटी का मेजर है। यस, ये इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी है, साइज है, वेट का लेना देना नहीं है कि आपका सीधा सीधा बढ़ गया है ना, या सीधा सीधा ऐड हो गया, डेंसिटी है। इसीलिए ये आपकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो आसानी से पता लग जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। करेक्ट, दिस इज द कंसेप्ट। हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं, बट स्टिल हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है कि क्यों ऐसा होता है। तो चाहो तो पढ़ सकते हो स्लाइड को, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, जस्ट फॉर रीजनिंग आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एक बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है द प्रेजेंस ऑफ सेल एनवेलप। जैसा मैंने बताया कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन तो होगी, सेल मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया में होगी, सब में होगी, हर सेल पे सेल मेम्ब्रेन तो है। बैक्टीरिया में सेल वॉल भी है, माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज सेल वॉल भी। सेल वॉल आपके आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की बनी हुई है, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है। उसके ऊपर भी इन मैनी प्रोकैरियोट्स, इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, यस, आपको क्या देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप देखने को मिलता है ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्स। 3 लेयर्स ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड कर गई हैं, एक के ऊपर एक चिपकी हुई हैं, इस प्रकार की आपको लेयर्स दिखाई दे रही। केमिकली कॉम्प्लेक्स क्योंकि 3 लेयर हैं और तीनों अलग अलग केमिकल्स की बनी हुई है। मेम्ब्रेन बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड की, आपकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है या तो पेप्टिडोग्लाइकन की या सूडोम्यूरिन की, अलग अलग बैक्टीरिया में। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, नाम ही है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको यानी शुगर की बनी हुई है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। तो अलग अलग केमिकल्स की 3 लेयर आपने साथ चिपका दी हैं, तो ये केमिकली कॉम्प्लेक्स एक एनवेलप बन जाता है, सेल के अराउंड एक लिफाफा बन जाता है। सेल को कवर कर रहा है ना, लिफाफा बाहर की साइड होता है, मसाला अंदर होता है। किसी की शादी में लिफाफा देने जाते हो ना, पैसा अंदर होता है, लिफाफा बाहर होता है, तो इट इज एनवेलप क्योंकि बाहर की साइड। तो यहां पर 3 लेयर्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। सबसे अंदर की साइड क्या है मेरे भाई, इन तीनों ने मिलकर सेल एनवेलप बना लिया है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा सेल मेम्ब्रेन के लिए याद रखिएगा, दिस इज द गेट जिसके थ्रू कोई अंदर आ सकता है। सर सेल वॉल भी तो है, सेल वॉल जो है इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। सेल वॉल यूजुअली अधिकतर सब्सटेंसेस को नहीं रोकती, कोई बहुत बड़ा सब्सटेंस है तो उसको आने से रोक लेगी, छोटी मोटी चीजें हैं तो सेल वॉल उसे पास होने देती है कि आगे जो है तुम्हारा अंकल खड़ा है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, वो बताएगा तुमको। तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही ये सेल के अंदर आने देती है, सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के बाहर जाने देती है। किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हीं को बाहर जाने देगी, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है उन्हीं को अंदर आने देगी। मेन जो गेट है सेल में, कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी, मेन जो गेटवे है विच इज डिसाइडिंग दिस फैक्ट इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी में कई जगह लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन इज द लेयर दैट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब आप बोलोगे सर बाहर तो ये वाली लेयर है, उसके बाद सेल वॉल है, ये तो सबसे अंदर वाली लेयर है, तो ये आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करती है? क्योंकि डिसाइड यही कर रही है कि बाहर की कौन सी चीज अंदर आएगी, आउटसाइड वर्ल्ड की कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है। ये दोनों डिसाइड नहीं कर रही ऊपर वाली, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही। दैट्स व्हाई यहां पर भी लिखा है सेल मेम्ब्रेन ओनली अलाउ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की दुनियादारी से कौन अंदर आएगा, अंदर से कौन बाहर की दुनियादारी में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। सेल वॉल जो है इसके ऊपर वाली लेयर ये रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है। अब रिजिड है तो सेल को एक परफेक्ट शेप देगी। एक बार अगर सेल मैच्योर हो जाए, जब कोई भी सेल नया नया है तो थोड़ा ग्रो करता है, एक बार अगर सेल मैच्योर हो जाए, एक पर्टिकुलर साइज का हो जाए, तो उसको बरकरार रखने का काम कौन करती है? सेल वॉल बरकरार रखने का काम करती है। तो ये सेल को सपोर्ट भी करती है, स्ट्रेंथ भी देती है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट की बनी है तो रॉक सॉलिड स्ट्रेंथ भी देती है। एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेल फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बर्स्टिंग मतलब
अब रिजिड सेल वॉल है तो सेल को फटने भी नहीं देती बड़ा होकर के, और कोलैप्स भी नहीं होने देती, यानी एक शेप मेंटेन रखती है, स्ट्रेंथ देती है। सेम ही बात घुमा फिराकर बोली हुई है, यानी ओवरऑल इसका काम है शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यस, एक पर्टिकुलर शेप में सेल को रखना। सबसे बाहर वाली जो लेयर है यह ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और सी फॉर कैलिक्स का मतलब होता है सी फॉर कोट, यानी ये आपके बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है, कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोकैलिक्स है तो बैक्टीरिया सेफ है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है, चीथड़े उड़ा देगा, लेकिन बैक्टीरिया भी अपने जुगाड़ लगाता है कि कैसे मैं किसी ह्यूमन की बॉडी में घुसूं या किसी होस्ट की बॉडी में घुसूं और मुझे कम से कम नुकसान हो। तो हेलमेट वेलमेट पहन के आता है, तो मेरे दोस्त आपका ये ग्लाइकोकैलिक्स का कोट लेकर के आता है। तो जो कोट है इसके मल्टीपल काम है, अलग अलग काम भी है, लेकिन मेन जो इसका काम है वो है टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। कि मेरा इम्यून सिस्टम अगर बैक्टीरिया पे अटैक कर दे तो उसको बचाने का काम, बैक्टीरिया को खुद को बचाने का काम कौन करे? उसकी बाहर वाली लेयर करे। दैट्स व्हाई आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव इन नेचर, तभी वो सबसे बाहर वाली लेयर है। जैसे हमारी स्किन जो है इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, है ना, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस इसे कहते हैं, तो ये सबसे बाहर है। अंदर की साइड स्किन बना के मैं क्या करूंगा कि बाहर ऑर्गन रख देता हूं भाई, बाहर जो है सेंसिटिव ऑर्गन रख देता हूं, अंदर प्रोटेक्शन दूंगा भाई। सेंसिटिव ऑर्गन को तो फिर उस पर तो मक्खियां बैठी रहेंगी दिन रात, पैथोजन तो बाहर से ही आ जाएगा, तो अंदर स्किन बना के क्या करोगे? द प्रोटेक्टिव लेयर शुड बी प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट स्पॉट, सबसे बाहर वाले स्पॉट पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां आपको क्या चाहिए होता है? वहां आपको लेयर्स चाहिए होती है। तो दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाएगी। अंदर है सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया के सेल को एक परफेक्ट शेप देगी, बैक्टीरिया के सेल को फटने से या कोलैप्स होने से यानी बर्स्ट एंड कोलैप्स होने से बचाएगी। एंड अंदर की जो है सेल मेम्ब्रेन, ये आपके इंटरेक्शन करेगी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि बाहर से कौन सेल के अंदर आएगा और अंदर से कौन सेल के बाहर जाएगा, एनवायरमेंट में जाएगा। सो इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ चुनिंदा चीजों को ही ये बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आने देती है। तो इन तीनों लेयर्स के खुद के अलग अलग भी काम है। ग्लाइकोकैलिक्स का काम है इम्यून सिस्टम से रक्षा करना, बैक्टीरिया की रक्षा करना होस्ट के इम्यून सिस्टम से। सेल वॉल का काम है सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना। सेल मेम्ब्रेन का काम है आपका सिलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन ये तीनों मिलकर मेन रक्षा का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट बना रहे हैं बैक्टीरिया के अराउंड। तीनों लेयर ही हैं, ये मिल करके क्या कर रहे हैं? एक एनवेलप बना रहे हैं बैक्टीरिया के अराउंड, इसीलिए इसको सेल एनवेलप कहा। तो तीनों के अलग अलग काम भी है, लेकिन एक काम जो ये साथ करती है तीनों लेयर मिलकर, वो है द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये जो सेल एनवेलप है मेरे दोस्त, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, जो सबसे बाहर वाली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, वो कितनी मोटी है और कैसी है, टफ है या गिलगिली सी है, कॉम्पोजिशन कैसे केमिकल्स की बनी है, उस बेसिस पे दो प्रकार के आपके यहां पर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। पहला स्लाइम लेयर, स्लाइम से आप खेले भी होंगे। स्लाइम यानी चिपचिपा पदार्थ, इसे लूज शीथ भी कहते हैं। स्लाइम आता है, बच्चों का स्लाइम आता है गिलगिला सा, उससे वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं, है ना। क्ले जैसा होता है, थोड़ा ज्यादा गीला होता है, जेल जैसा, है ना, तो वो वाटर रिटेन करता है। देखो नॉर्मली अगर आप किसी भी चीज पे पानी डाल के छोड़ दोगे, मैं अपने डेस्क पे पानी डाल के छोड़ दूंगा, सूख जाएगा शाम तक। वो जो स्लाइम है वो महीनों तक गिलगिली रहती है। तो स्लाइम का काम, गिलगिली स्लाइम का काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करके रखना अपने अंदर। तो बैक्टीरिया जो है कई बार ये भी ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर एक स्लाइमी सी लेयर होती है कि अगर इनको थोड़ा भी पानी मिल जाए और वो थोड़ा भी पानी सोख ले तो बहुत महीनों तक वो जो है पानी रिटेन करके रख सकते हैं अपने पास। तो ये सूख के मरते नहीं है, क्योंकि हम सबको भैया पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। हमारी बॉडी जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 70% वाटर, 70% हमारी बॉडी में पानी है। पानी नहीं होगा, डिहाइड्रेट कर दोगे, हमें पूरा डिहाइड्रेट कर दोगे, मौत हो जाएगी। क्योंकि सेल में भी जो साइटोप्लाज्म है, प्लाज्म का मतलब पानी होता है, पानी निकाल दोगे खेल खत्म है हमारा। वाटर इज द मेन केमिकल जिसमें सारे रिएक्शंस होते हैं। पानी ही तो वो मीडियम है जिसमें सारे रिएक्शंस होते हैं मेरे भाई। पानी खत्म खेल खत्म, जल है तो जीवन है, ऐसे ही नहीं बोला। पानी दुनियादारी की बात नहीं हो रही, आपकी बॉडी में भी अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं बचेगा आपका। तो पानी कई बैक्टीरिया को चाहिए होता है, लेकिन उनपे पानी की कमी होती है, तो वो स्लाइम लेयर बना लेते हैं कि कभी महीने 2 महीने में एक बार भी उनपे किसी ने पानी के छींटे मार दिए तो भी उसको वो रिटेन कर सकते हैं, लंबे टाइम तक गिलगिले से रह सकते हैं। तो यहां आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और एक गीली 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 सी लेयर है, लूज स्लाइमी सी लेयर है टू रिटेन मॉइस्चर, जिससे आपका बैक्टीरिया डेसिकेशन से या ड्राइंग से, सूखने से ना मर जाए, सूखने से बैक्टीरिया मर ना जाए,
इसीलिए आपकी ये गीली गीली स्लाइमी लेयर बनी है, जिसे लूज शीट कहा, क्योंकि लूज लूज सी है, स्लाइमी सी है ना, फ्लेक्सिबल सी है। लेकिन अगर मेरे भाई आपने कैप्सूल बना दिया है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स अगर ये मोटा है, थिक है, तो ये कैप्सूल बना सकता है। तो कैप्सूल है, मोटा थिक है, तो प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा। मोटा थिक टफ लेयर है तो, और पतला सा गिलगिला सा लेयर है, या थोड़ा मोटा भी हो सकता है, मीडियम सा भी, आपका गिलगिला सा लेयर है, देन दैट इज बेसिकली योर स्लाइम लेयर और लूज शीथ, जो वाटर रिटेंशन का काम करेगा या आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा इन फॉर्मेट ऑफ कैप्सूल। ठीक है, ये आपको दो मॉडिफिकेशन देखने को मिली, लूज शीथ या स्लाइम लेयर, एंड उसके अलावा आपका मिस्टर कैप्सूल जो कि थिक टफ है नेचर में। अब एक छोटा सा टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग, स्टेन करना मतलब किसी चीज पे धब्बा डालना, किसी चीज पे कोई कलर डाल देना, दैट इज स्टेनिंग। ठीक है, किसी चीज का धब्बा लग गया उसे स्टेन कहते हैं। यहां पे अगर मैंने व्हाइट शर्ट पहनी होती और कुछ हल्दी लग जाती, कुछ अचार गिर जाता, तेल गिर जाता, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेन, यानी कोई कलर दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टेन, राइट। तो ग्राम स्टेनिंग मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यह टेक्निक दी थी क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इस टेक्निक को ग्राम स्टेनिंग कहा गया। तो ऑन द नेचर ऑफ सेल एनवेलप, कंप्लीट सेल एनवेलप के नेचर के बेसिस पे, एनवेलप मतलब यहां सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स सब आ गए। स्पेसिफिकली अगर आपसे कोई बोल दे, स्पेसिफिकली अगर आप बोल दे सेल एनवेलप की भी कौन सी लेयर, आप बोलेंगे सेल वॉल, अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया है तो। नहीं पूछा तो सेल एनवेलप इज द राइट आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, इसी को पकड़ के चलेंगे। अगर सेल एनवेलप ऑप्शन में ही नहीं है तब अलग बात है, या कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेल एनवेलप, है ना, तो करेक्ट मार्क कर दोगे। सेल एनवेलप नहीं है तब आप अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर जाना प्रेफर करोगे। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल बनते हैं। सेल एनवेलप के नेचर के बेसिस पे आपके बैक्टीरिया जो है, इसे हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। ग्राम पॉजिटिव, जो कि स्टेन को पॉजिटिवली लेके बैठ जाते हैं, यानी कि स्टेन को रिटेन कर लेते हैं, इनके ऊपर कोई कलर डाला तो ये उस कलर को अपने ऊपर ही रखते हैं, सगे हो जाते हैं कलर के, कि भैया आपने हम पे कलर डाला, थैंक यू, धन्यवाद, अब हम ये टीका नहीं मिटाएंगे, आपने टीका लगाया है, आपका पूरा सम्मान है साहब। तो ये क्या करते हैं, ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। और ग्राम नेगेटिव मतलब नेगेटिव है ना, इनको कोई टीका लगा के चला गया, है ना, कोई रंग लगा दिया किसी ने होली पे, ऐसे ऐसे लगा दिया किसी ने, बोले यार रुमाल निकाल के तब की तब, अरे यार क्या आदमी हो भाई, तुम मना किया था भाई, क्या यार। उसके बाद क्रश आई, क्रश ने टीका लगा दिया, तो वो लगवा लिया, ये नेगेटिव है, ये ऐसे है, कोई भी नया कलर डालो इन पे उसी के हो जाते हैं, है ना, तो ऐसे बावले से हैं ये। तो यहां पर दे डू नॉट रिटेन द स्टेन, एक स्टेन रिटेन नहीं करते। जैसे एक स्टेन इन पे पहले डाला, फिर वो हटा दिया, दूसरा लगा लिए, दूसरा हटा दिया, तीसरा ले लिए, एक कलर के सगे नहीं है ये जो है भाई, इनको जो है पहला ही टीका जो है, पहली ही बिंदी माथे पे क्रश ने लगा दिया, पूरा दिन पूरा जीवन लगा के घूम रहे हैं, सच्चे हैं, दे आर पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव वाले ऐसे ही है ना, इसको समझो एक बार आराम से, प्रोसीजर को, हल्का सा प्रोसीजर है, देखिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे मैंने क्रिस्टल वॉयलेट नाम का स्टेन डाला, तो ये आपका जो बैक्टीरिया है ये वॉयलेट या पर्पल सा हो गया। इसको मैंने धो भी दिया, यानी कुछ स्टेन के छींटे रह जाते हैं आसपास जब मैं उसके ऊपर कलर डाल रहा हूं, बाकी सब मैंने धो दिया मसाला, तो ये आपके पर्पल या वॉयलेट ही रहे। फिर मैंने इन पे कहा कि सेफ्रेनिन स्टेन ले लो भैया, सेफ्रेनिन स्टेन ले लो, ऑरेंजिश कलर का स्टेन ले लो। इन्होंने कहा ऑरेंज कलर नहीं चाहिए, ऑरेंज कलर नोट टेकन, मैं तो अपना जो भैया वॉयलेट पर्पल है इसी में खुश हूं, इसी के साथ ये पॉजिटिव रहे शुरू से एंड तक। ये है पॉजिटिव। नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव वाले पे हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, ये आपका वॉयलेट पर्पल हो गया, वॉश किया, वॉश करते ही मेरे भाई साफ, और उसके बाद सेफ्रेनिन डाला, सेफ्रेनिन लेके बैठ गए, सेफ्रेनिन लेके बैठ गए, कल को कुछ और डालूंगा वो लेके बैठ जाएंगे। सो दे आर नेगेटिव, दे डू नॉट रिटेन वन स्टेन, बट पॉजिटिव वाले जो है इनको एक स्टेन अगर आपने दे दिया वही ये रिटेन करके बैठे रहते हैं। दिस इज ग्राम पॉजिटिव, दिस इज ग्राम नेगेटिव। एक एक एग्जांपल याद कर लेना जो मैंने यहां पर बताया है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस एंड ई कोलाई फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, बाकी याद ना भी करो तो चल जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो इतना कोई हाई वेटेज टॉपिक नहीं है, बट स्टिल एनसीईआरटी में नाम लिया हुआ है ग्राम स्टेनिंग का, तो बेसिक टेक्निक मैंने यहां पर आपको बता दी है। जैसे कुछ और भी चीजें होती है, वॉशिंग आप पानी से भी कर सकते हो, अल्कोहल से भी कर सकते हो। ये जो आपका सेफ्रेनिन है इसे काउंटर स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि दूसरा स्ट्रेन है जो दिया, काउंटर स्ट्रेन, पहले के बाद दूसरा जो देते हैं उसे काउंटर स्ट्रेन कहते हैं। आयोडीन भी यहां पर यूज होता है, कलर
पक्का करने के लिए एज अ मॉर्डेंट यूज होता है। तो अलग अलग चीजें हैं, पर उतना आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। नॉर्मल यही याद रखो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स द स्ट्रेन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्ट्रेन, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, चलो मेरे भाई कुछ सवाल सॉल्व करते हैं आज के प्रोकैरियोटिक सेल के डिस्कशन के ऊपर, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेटेस्ट सवाल है, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। नाम से ही पता लग गया भाई, पहले से ही पता लग गया, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए बाहर की साइड सामान भेजेंगे यानी सिक्रीशन करेंगे, वेसाइकल की बात हो रही है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्यूब्यूल की बात हो रही है, एंड आपका रेस्पिरेशन यानी लेमेले की बात हो रही है। तीनों की तीनों चीजें कौन थी? आपकी मीजोजोम थी, तो मीजोजोम आपका राइट उत्तर हो जाता है। क्रोमेटोफोर जो है ये आपका क्या होगा? ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमा का मतलब ये कलर यानी पिगमेंट, फोर का मतलब है डंडी जैसा यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यूकैरियोट्स में होगा। क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उन्हें क्रिस्टे कहा, तो ये भी आपका प्रोकैरियोट में नहीं होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो बातें कही हैं। स्टेटमेंट वन, इन बैक्टीरिया मीजोजोम आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के खिंचाव से। अब ये खिंचाव अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो एक्सटेंशन तो है ही, लेकिन कौसा है? इनवेजिनेशन है। इनवेजिनेशन है या इनफोल्डिंग है, बात करेक्ट है तो आपका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब सिर्फ बाहर की साइड नहीं होता। एक्सटेंशन मतलब आपने खींच दिया है, बाहर की साइड खींच दो दैट इज आल्सो एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर दिया है। अंदर की साइड खींच दो दैट इज आल्सो एक्सटेंशन। तो अंदर की साइड एक्सटेंशन हुआ है, पर हुआ है, एकदम सही बात है। मीजोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, दोनों ही बातें करेक्ट है ना? तो आपका क्या हो गया? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों ही बातें आपकी क्या हो जाएंगी? करेक्ट हो जाएंगी। इनवेजिनेशन या इनफोल्डिंग भी हो रही है आपकी मीजोजोम जब बना रहा है, एंड आपका डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, इसके अलावा डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन एंड आपका रेस्पिरेशन में भी मीजोजोम हेल्प करता है, तो ये बात आपकी करेक्ट है। आई गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर। मेरे भाई आपका इनका जो लेंथ था ये 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास था। 0.3 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर से तो छोटा ही है, तो आसानी से इस फिल्टर को पास कर जाएंगे, सही बात है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं मेरे भाई इनमें सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल, दैट्स व्हाई इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या फिर प्लियोमॉर्फिक कहा था। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा मिस्टर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? inclusion body के बारे में गंदी बात बता देनी है, बता देते हैं। These are involved in ingestion of food particle। क्या ये खाना खाने में हेल्प करते हैं? इंजेशन में हेल्प करते हैं? नहीं भैया, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। They lie freely in cytoplasm, क्योंकि मेम्ब्रेन इनके ऊपर है नहीं। These represent reserve material in cytoplasm, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। They are not bounded by any membrane, इसीलिए फ्रीली पाए जाते हैं, तो 1 गलत हो जाएगा। इंजेशन में हेल्प नहीं करते, स्टोरेज में हेल्प करते हैं अलग अलग चीजों की। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल, चौथे प्रकार की इंक्लूजन बॉडी थी ये। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल जो पर्पल ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जा रहे थे, बायोन्सी प्रोवाइड कर रहे थे। इजी सवाल है। मैनी राइबोसोम में एसोसिएट विद अ सिंगल एमआरएनए, एक सिंगल एमआरएनए स्टैंड है, इसके ऊपर अगर कई सारे राइबोसोम आपके बैठ गए हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। जहां एक एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम आपके बैठ जाएं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिस्टर पॉलीसोम कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, सोम का मतलब होता है बॉडी यानी राइबोसोम, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। सीधा सीधा ही आंसर निकल करके आपके सामने आ जाता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का हमको पता लगाना है, पता लगा लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉल नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरियल बोला है नॉर्मल, तो यू बैक्टीरिया की बात हो रही है। पिलाए एंड फिमरे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। पिलाए एंड फिमरे का काम मोटिलिटी में नहीं है। पिलाए कंजुगेशन ट्यूब बनाती है यानी सेक्स पाइलस बनाती है, फिमरे का काम जो है अटैचमेंट या एनकरेजमेंट में है। साइनोबैक्टीरिया हमने देखे थे तो उनमें फ्लैजिला नहीं था, जैसे आप नॉस्टॉक की अगर शक्ल देखेंगे तो उसमें फ्लैजिला नहीं है, राइट, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है इनमें वॉल नहीं होती, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। सारी बातें करेक्ट है, लास्ट वाली बात आपकी एकदम गलत है। सिलेक्ट द मिसमैच, गंदी बात का पता लगाना है। प्रोटिस्ट यूकैरियोट होते हैं, किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं, ठीक बात है। मिथेनोजन प्रोकैरियोट होते हैं, मिथेनोजन यानी मीथेन बनाने वाले जो आपके बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, तो प्रोकैरियोट है। गैस वैक्यूल पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में एज वेल एज ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में पाई जाती है।
लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में। ये एक कॉन्क्रीट डिफरेंस था प्लांट और एनिमल के बीच। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, रिपीट हो गया, इसे क्या कहा जाता है? पॉलीसोम कहा जाता है। देखो बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हुआ है। Which of the following is not an inclusion body found in prokaryote? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है एंड गैस वैक्यूल है। पॉलीसोम जो है ये आपकी इंक्लूजन बॉडी नहीं। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन क्रोमेटोफोर, क्रोमा यानी कलर, कलर किससे आएगा? पिगमेंट से, और पिगमेंट आएंगे तो फोटोसिंथेसिस कराएंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्टर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक, रॉक से अटैचमेंट में, एनकरेजमेंट में हेल्प करेंगे फिम्ब्रे, और आपके जो पिलाई है वो सेक्स पाइलस बनाएंगे, डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करेंगे, और फ्लैजेला मोटिलिटी में हेल्प करेगा। ये तीन सरफेस स्ट्रक्चर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर? ये जो चिपचिपा सा कैरेक्टर है, स्लाइमी सा कैरेक्टर है, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये कौन प्रोवाइड करेगा? आपका ग्लाइकोकैलिक्स करेगा। सेल वॉल नहीं, बाहर वाली जो लेयर है सेल एनवेलप की, ग्लाइकोकैलिक्स, ये मॉडिफाई होकर ये काम कर रही होती है, स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कर रही होती है। ये आपने देखा, ये आपने जाना। These are some questions related to prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल आपका अभी खत्म होता है। नाउ देयर आर 2 more lectures, है ना। कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में कवर करें सेल को, क्योंकि सेल जो है ना ये आधार बनाता है, सच में ही आधार बनाता है। कई सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी, उस क्वेरी को मैं एड्रेस कर लेता हूं, आराम से सुनिएगा। आपके कमेंट्स में देखता रहता हूं, और आपने एक टेस्ट दिया होगा, और उस टेस्ट में कई स्टूडेंट्स का यह कहना था कि विपू भैया हमारे नंबर स्टक हो चुके हैं, हमारे नंबर स्टक हो चुके हैं। अब हम लोग ना इससे नंबर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जैसे एक बच्ची है, उसके कुछ 550 नंबर आ रहे हैं, किसी के कुछ नंबर आ रहे हैं 590 नंबर आ रहे हैं, कुछ भी आपका नंबर हो सकता है, 510 हो सकते हैं, 440 हो सकते हैं, 450 हो सकते हैं। व्हाट इज द गेम नाउ? अब क्या करें सर? आराम से मेरी बात को सुनना। जो सलाहें हैं वो ऐसी लगेंगी कि सर ये तो नॉर्मली है, ये तो आप रोज ही कहते हो, लेकिन सच बताऊं तो नीट की तैयारी में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी 10 बार पढ़ लो और आपके 360 350 नंबर आ जाएंगे 360 में से, क्या ये बात गलत है? नहीं सर, ये बात तो एकदम करेक्ट है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 10 बार पढ़ी किसने? अगर आप यहां पर बैठे हैं और आप लेट से यहां पर बैठे हैं, 10,000 बच्चा बैठा है यहां पे, 10,000 बच्चा मेरी बात सुन रहा है आज के दिन में, इतना तो है कि 10,000 बच्चा मेरी बात सुन ले। 10,000 में से आपको कितना लगता है कि कितना बच्चा मेरी बात को सुन के इंप्लीमेंट कर पाता है? 1%। ये तो सफलता का रेशियो हर जगह यही है ना। कहीं भी जाओ भाई, परचुन्नी की दुकान भी खोलोगे, या अगर एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाओगे, या गिटार भी बजाओगे, सक्सेस रेट तो यही है 0.5 to 1% के बीच में। या कोई अच्छी से अच्छी भाई आपकी इंडस्ट्री है, बहुत एकदम हाई यील्डिंग इंडस्ट्री है, तो 2% के आसपास ये आपका सक्सेस रेट होता है हर जगह पे। कहीं चले जाओ, नीट की बात कर लो, जेई की बात कर लो, यूपीएससी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, आपका सफलता का रेशियो यही 0.5 से 2% के बीच में घूमता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबने पैर डाला और सब सफल हो गए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो वहां भी निकल करके बाकी सबको खा जाएंगे। वेरी सिंपल। इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, अभी भी वक्त है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं कोई चढ़ा नहीं रहा, मेरी आदत ही नहीं है। अगर आप मुझे जानते हो डाउन द लाइन यूट्यूब पे, अगर आपने मुझे देखा है फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, जब से मैं यूट्यूब पे हूं, मैंने कभी कोई झूठे दिलासे दिए ही नहीं है, मेरी फितरत ही नहीं है। मेरे को लगता है कि ये मेरे को ये बोलना चाहिए, मैं दिल से बोल देता हूं। वेरी सिंपल, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट इन दिस। अभी भी इतना वक्त है कि 3 चीजों को अगर आप पकड़ के चल गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मेरे दोस्त सेम गलती रिपीट कर रहे हैं कई सारे स्टूडेंट कि सर हम तो लिख लिख के नोट्स बनाएंगे, 6 घंटा नोट्स बनाएंगे, हम 6 घंटा नोट्स बनाएंगे। बहुत बढ़िया, करोगे क्या उसके बाद? 6 घंटा नोट्स बनाए, बहुत शानदार। लिखने की स्पीड में और पढ़ने की स्पीड में 10 गुना का अंतर होता है। यानी एक चीज जो मैं 1 घंटे में लिखता हूं, उसे मैं 1 घंटे में कम से कम 9 से 10 बार पढ़ सकता हूं, अगर मेरी वो चीज पहले से पढ़ी हुई है तो। दिस इज डेटा, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा है। और लिख के देख लो मेरे भाई, एक पन्ना लिखने बैठो नोट्स का, और एक पन्ना जब आप नोट्स का लिखोगे, उसके बाद उसी लिखे हुए नोट्स को एक बार पढ़ने की कोशिश करो, या बिना लिखे हुए नोट्स को जो मेरी क्लास में है, मेरी स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करो। यू विल अंडरस्टैंड कि जब तक आप एक बार लिखते हो, इतने में आप 10 बार, 5 बार मिनिमम, अगर आप स्लो रीडर भी हो तो रिपीट कर सकते हो। 5 बार रिपीट करने से भी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि अपने एफर्ट बचा के 3 जगह डाले जाए। गुरुजी वो 3 जगह क्या है? पहली जगह वही है कि नोट्स को बार बार पढ़ो। मेरे से बोलोगे नीचे कमेंट कर देना भाई और थोड़ा कम सो लेंगे, मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना दूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, लेकिन भैया रिवीजन पहली चीज, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कुछ भी कह लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस कहां से करें सर, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं डीपीपी दे रहा हूं वो सॉल्व कर लिया करो। अगर डीपीपी सॉल्व नहीं करनी है मेरे भाई 2013 से लेकर के 2025 तक के सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव किताब सॉल्व करने का टाइम नहीं है, इतना सॉल्व करो, लेकिन इनका एक एक ऑप्शन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन से भी सवाल बना के देखो, एक्सप्लेनेशन पे जाओ, समझो कि ऑप्शन क्यों दिया गया है, ये कॉन्क्रीट तरीके से करने। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। अब हम कह रहे हैं कि हर 3 दिन पे मॉक टेस्ट दो, हर 4 दिन पे मॉक टेस्ट दो, आप भैया लगे हैं नोट्स बनाने में। ये 3 चीज अगर कर ले गए फॉर रेस्ट ऑफ द डेज, आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है मेरे भाई। आज हम लोग बैठे हैं, लगभग मान लीजिए जनवरी खत्म हो गई, फरवरी मार्च अप्रैल आपके पास पूरा है। फिर आप बोलते हैं सर एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम रिवीजन करेंगे, साथ साथ भी करते चलो मेरे भाई, तब तक चीजें उड़ जाएंगी। पूरा फोकस अगर आपका सिलेबस कंप्लीट करने पे है, तो आप अगर एक्टिवली अभी भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो एंड में नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने कहा कौन सी चीज किस लिए लिखी थी। यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज दैट। प्लीज मेक श्योर टू ऐड एट लीस्ट 2 hours ऑफ रिवीजन ऑन डेली बेसिस एंड वीकली बेसिस पे आप एक दिन रखें, 5-6 घंटा उसमें दें। एक हफ्ते में आपने 6 दिन में जो भी पढ़ा है, 7वें दिन भी आधे दिन आपने जो पढ़ा है, इन 6.5 दिन का कंटेंट आप पूरा उस दिन बैठ के रिवाइज करें। कोई संडे रख लीजिए, कोई मंडे रख लीजिए, अपने हिसाब से प्लान बनाइए। रिवीजन शुड बी डन ऑन अ डेली बेसिस, इट शुड बी लाइक योर मील। डेली खाना खा रहे हैं उस प्रकार से डेली रिवीजन करना है, उस प्रकार से डेली प्रैक्टिस करनी है। यू शुड क्रेव फॉर इट। खाना नहीं खाते तो एक एहसास हो जाता है ना मन में कि यार आज खाना नहीं खाया, यार कुछ खा लेता हूं मैं जाकर के। इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। सिमिलरली फॉर एन एस्पायरेंट, रिवीजन, प्रैक्टिस, गिविंग मॉक टेस्ट शुड बी अ हॉबी। ये तो देना है, ये तो लाइफ का पार्ट होना चाहिए मेरे भाई। ये तो इस टाइम पे आपके टाइम टेबल का, करिकुलम का पार्ट होना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही है मेरे भाई, ये तो मुझे फोड़ना ही है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो बच्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ जो लेक्चर देख ले रहा है भाई, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आज कह दे रहा हूं। ये बुरी लग सकती है, मैं कोई यहां पे आपको चढ़ाने नहीं आया हूं, मैं कोई बहुत अच्छा बंदा बनने नहीं आया हूं यहां पे, है ना। आपको बुरी लग जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुरी लगेगी तभी वो इफेक्टिव भी रहेगी, तभी आप उस चीज के ऊपर काम भी करेंगे। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख ले रहे हो और 1-2 बार चीजें पलट पलट के रिवाइज कर ले रहे हो और आपको क्वेश्चन नहीं पता कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं इसी थ्योरी से, इस लिमिटेड थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन 4 आपको बना के दे सकता हूं जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इफ आई एम एग्जामिनर एंड इफ आई हैव टू सेट अ टफ पेपर, मैंने ठान ली है मैं टफ पेपर बनाऊंगा, मैं एनसीईआरटी से ऐसा सवाल दे दूंगा जो आप हिला भी नहीं पाओगे। दिस इज द फैक्ट। मैं लेके जाता हूं बैच में, कई बच्चों को पता है जो बैचेस में पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के लेके जाता हूं। पोल का रिजल्ट 13% आता है, फ्रेश टॉपिक पढ़ाया हुआ क्लास में, जस्ट एकदम झटपट, हिला भी नहीं पाता बच्चा। सिर्फ जो शार्पनेस से सुनता है, सिर्फ वो 13-14-15% क्या ही चंक है भाई। 85% बच्चे छू भी नहीं पाए, आसपास भी नहीं आ पाए, इतना कंफ्यूजिंग सवाल बना देते हैं कई बार। बनाना होगा, एग्जामिनर सेट कर देगा। जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी उसका खेल खत्म हो जाएगा वहां पे। पेपर इजी आता है तो ऑलमोस्ट सबके मार्क्स बराबर आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, इजी पेपर में कोई डिमार्केशन नहीं होती। जैसे नीट 2024 का पेपर था, इतना इजी था कि कोई भी बना ले जाएगा, आसानी से बना ले जाएगा। 25 जैसा पेपर आया, सिर्फ वही बना पाएगा जिसकी प्रैक्टिस है। थ्योरी उसमें भी सेम थी, 25 वाले पेपर में भी वही थ्योरी थी जो 24 वाले पेपर में थी। बाहर से नहीं आया पेपर, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया। एक आधा क्वेश्चन जो बाहर आया वो सबका ही गलत हुआ होगा, इसीलिए 720 नहीं आए पिछले साल किसी के। तो उनकी टेंशन लेनी भी नहीं होती। जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द यूनिवर्स सवाल है, वो किसी से नहीं बनने, है ना। लेकिन जो बन सकते हैं और वो नहीं बन रही, ये दिक्कत है। अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड 350 नंबर टारगेट करने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट से आपकी टाइम मैनेजमेंट बूस्ट होगी, प्रैक्टिस से आपकी जो गलतियां हैं वो प्रैक्टिस के दौरान ही हो जाएंगी और आपको अच्छा लगेगा, एक फील गुड फैक्टर आएगा दैट आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कोई नया क्वेश्चन मिले सप्लीमेंट कर लो, रोने नहीं लग जाना है सर ये सवाल तो हमसे नहीं बना। सवाल तुम्हारे सामने है मेरे दोस्त, उस सवाल को नोटबुक में लिख लो, अगली बार वो सवाल बन जाएगा, इतना ही होता है। दैट्स वेरी सिंपल। इट्स कॉल्ड सप्लीमेंटेशन टेक्निक। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ के सारे सवाल बन जाए दुनिया के। किसी का दिमाग फिरेगा, वो कोई भी सवाल बना के रख देगा, तो वो सवाल बहुत यूनिक होगा, नहीं बनेगा कोई किताब पढ़ के। उसके लिए आपको एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा, खुद का दम लगाना पड़ेगा। सो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये 3 चीजें हैं, कोर रिवीजन, कोर प्रैक्टिस एंड गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। जब भी कोई मॉक टेस्ट हाथ में लगे, कोई ऑफलाइन टेस्ट उठाया, झटपट दे दिया। किसी दोस्त की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी, भाई पेपर दे दे यार और इसकी आंसर की दे दे, मैं खुद लगा के देखूंगा। घर बैठे गड़गड़ गड़गड़ सारे सवाल सॉल्व कर डाले। इतनी शिद्दत से लगाना है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट हमेशा बोलता हूं भगवान का प्रसाद है भाई, जितना मिल जाए उतना ही कम है, जितने ले सकते हो उतने ले लो। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट शुड बी गिवन कंप्लीट प्रायोरिटी एंड रिवीजन दबा के। इसीलिए शॉर्ट लेक्चर दे रहा हूं। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि सर छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हो, भाई डेंस कितने हैं देखो ना, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, लगातार 1 सेकंड भी नहीं रुकता, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, राइट। सो दे आर डेंस लेक्चर्स,
इनकी महिमा आपको तब पता लगेगी जब आप रिवीजन करने आओगे, जब आपको पता रहेगा अरे यार ये तो पूरा इतना बड़ा टॉपिक था, ये तो आधे घंटे में रिवाइज हो गया। आई एम मेकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो आप ये मत सोचो कि सिलेबस कब होगा, आराम से सिलेबस हो जाएगा, जो टाइम जो डेडलाइन आपको दी गई है उससे पहले ही हो जाएगा। उसकी चिंता करना आप छोड़ दो, एकदम बिंदास छोड़ दो। यस, लेकिन मेरे दोस्त इन कामों को एकदम हैंड टू हैंड रखो एकदम अपने पास। इन कामों को करते रहना है, निरंतर करते रहना है, ये स्किप मत करना। 3 चीजें फिलहाल, बीइंग अ ड्रॉपर या बीइंग अ 12th स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये 3 चीजें आपको बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्क्रीट है, क्रिस्प है, इसी का रिवीजन। बॉटनी में डीजी उठा सकते हो, बॉटनी में डीजी उठाओ, एक आधी छोटी छोटी उसमें हल्की सी कोई एक आधी जगह पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं आपकी लेक्चर में करेक्ट करा दूंगा, उसी को 10 बार रिवाइज करो। जूलॉजी के नोट्स आप कहोगे बना दूंगा, भाई मेरे पास टाइम जनरली काफी कम है, मेरी तबीयत खराब चल रही है, आपको पता है पिछले कुछ दिनों से, शक्ल देखो एकदम सूख के काटा हो चुका हूं। तो फिर भी आई एम दैट ग्रिटी कि मैं कह रहा हूं कि मैं कर दूंगा आपके लिए। आप बस लगे रहो, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है मुझे बता दो, लेकिन अपना टाइम बचाओ। दिन में 6-7 घंटा लिखते रहोगे दिक्कत हो जाएगी। बायोलॉजी तो मत लिखो, एटलीस्ट वहां टाइम बचा लो यार प्लीज, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सबका अलग अलग स्टाइल होता है, वहां प्रैक्टिस के लिए कलम चलानी ही पड़ेगी। लेकिन नोट्स अभी बनाने बैठोगे, एक एक चीज अगर लिखने बैठोगे ना, तो बायोलॉजी में तो कंप्लीट थ्योरी है भाई, कितना लिख लोगे। और जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, जो इतनी सारी चीजें अपनी हुई हैं, आपको लगता है ये जो 1-1.25 घंटे का जो भी लेक्चर हुआ होगा, ये आप 4 घंटे में भी पूरा कर पाओगे? अगर लिखने बैठे तो नहीं कर पाओगे, फैक्ट है। स्मार्ट स्टूडेंट बनो भाई, जिस चीज को जितनी आवश्यकता है वक्त देने की उतनी ही दो। उससे ज्यादा दोगे तो भी फंस जाओगे, उससे कम दोगे तो भी फंस जाओगे। जो मैं करा रहा हूं उसको उतनी ही देर में करते चलो। जब लेक्चर खत्म हो रहा है उस टाइम पे लेक्चर खत्म करो, प्रैक्टिस की ओर बढ़ो, 1-2 रिवीजन करो दिन के, और रिवीजन अपने प्लानर में ऐड कर लो ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑन अ वीकली बेसिस। अचानक से सोचोगे कि सर मेरा तो 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा सिलेबस, फिर 15 दिन में रिवीजन करूंगा, 15 दिन में कोई रिवीजन नहीं होने वाला। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने पिछले 3 महीने पढ़ा क्या है। अचानक से जब वो कॉपी देखोगे तो नया लगेगा सब कुछ, ऐसा लगेगा आपका पुनर्जन्म हो गया है ना, पिछले जन्म की यादें हैं ये। अरे बाप रे, ये तो मेरा कहीं देखा हुआ लगता है, हमारे गांव में ये मंदिर भी था क्या माँ? फिर तुम पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर रिवीजन किया नहीं पहले, तो अब दिमाग में जो चीजें हैं, मेमोरी जो है वो फेड हो चुकी है। अब उठाओगे, अब रिवीजन नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब होगी एंजाइटी। इसलिए रिवीजन पहले से करो। मैं नहीं चाहता अपना कोई भाई जो है एंड में जाके तंग हो जाए, परेशान हो जाए, ठीक है। जूलॉजी की आपको चिंता है, मुझे भी चिंता है, डोंट वरी, अभी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, भैया खड़े हैं यहाँ पे। इस वीक ही स्टार्ट कर देंगे, एनिमल किंगडम स्टार्ट कर देंगे, अगले वीक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी। अभी क्या है कि फ्लो बना हुआ है बॉटनी में, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ जितना हमें सिलेबस में थोड़ी एज मिल जाए, जिससे आपके ठीक ठाक टेस्ट बन जाए, उतना हम लोग कर लें, और फिर जूलॉजी को साथ साथ स्पेस अप करके हम लोग करते रहें। ऑलराइट, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, तबियत का ख्याल रखो, बीमार मत पड़ जाना, और ये 3 चीजें नोट कर लो और रिवीजन अपने प्लानर में ऐड कर लो। दैट शुड बी गिवन अ मस्ट प्रायोरिटी। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, लव यू, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।